हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारे कई सारी सब टॉपिक चल रहे हैं। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक इंडियन इकोनॉमी 2.0 सीरीज है, जिसमें ऑलरेडी हमारे डे 5 तक के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कवर हो चुके थे, या कहें हम इम्पॉर्टेंट घटनाओं को कवर कर चुके थे। आज ये हमारा डे 6 है। अपने इस डे 6 में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट, खासतौर पे बीमा के बारे में, बीमा के साथ साथ कई सारी शब्दावलियों के बारे में, और ये जानेंगे कि मनी क्या होती है, मतलब मुद्रा क्या होती है, और मुद्रा के जो स्रोत हैं खासतौर पर M1, M2, M3 और M4 ये क्या होते हैं, और लास्ट में एक देखेंगे कि मनी मल्टीपेयर क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। उम्मीद है कि आपको एक क्लास समझ में आएगी। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक इंडियन इकोनॉमी 2.0 सीरीज का डे 6 है। अपने इस डे 6 में आज हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, खासतौर पे बीमा सुधार समितियां और मनी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आएगी। इससे पहले की जो क्लास थी, जिसमें हमने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और फ्यूचर कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारे सेगमेंट को कवर किया था, तो उम्मीद है कि आपने उसे रिवाइज़ किया होगा, और रिवाइज़ करने के बाद वो आप इस क्लास को देख रहे होंगे। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप ये क्लास देखने वाले हैं तो इससे पहले जितना भी आप पढ़ते हैं उसके पेजेस को एक बार, मतलब सरसरी नज़र में काफ़ी क्विक एंड फास्ट मोड में रिवाइज़ कर लें, तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो हम आज अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आप में से कई सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर क्विक एंड फास्ट मोड पे जो आप रिवीजन कराते हैं, क्या आज आप नहीं कराएंगे? तो सिंपल सी बात है, करा तो देंगे, लेकिन वही बात होती है कि वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो एक तरीके से, और फिर हमें आपको 1 सितंबर से रिवीजन तो कराना ही है ना। तो और फिर सबसे बड़ी बात होती है ना कि रिवीजन का मतलब ये हो जाता है कोई भी चीज़ छूटे ना, है ना। तो ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें याद ही हो गई हैं इतनी सारी, तो आप यही करें कि एक बार कॉपी को उठाएं और उसको एक बार क्विक एंड फास्ट मोड में रिवाइज़ कर लें। बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम आपको 1 तारीख से सारी चीज़ें कवर कराएंगे तो वहाँ पे क्विक एंड फास्ट मोड में रिवाइज़ करा देंगे। ठीक है, नहीं तो फिर यही होता है कि जो क्लासेस होती हैं ये बल्कि हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा समझ में उतना नहीं आ पाता। ठीक है, तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखेंगे बीमा के बारे में। आप एक बात हमें ये बताइए कि सामान्य तौर पे हम बीमा किस चीज़ का कराते हैं? हम सामान्य तौर पे बीमा, आपने सुना होगा, अपनी लाइफ का कराते हैं। सामान्य तौर पे आपने सुना होगा किसी भी हम प्रोडक्ट का कराते हैं। कोई भी चीज़, मान लीजिए आप लोग कार परचेज करते होंगे, ठीक है, आपके घर में कार होगी, आपके घर में कोई बाइक होगी, कुछ भी होगा आपके घर में, तो आपने उसमें क्या किया होगा? आपने उसमें बीमा कराया होगा। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ये बीमा जो होता है ये कई टाइप का होता है। कुछ लोग जो बीमा कराते हैं तो अपने कुत्ते का, बिल्ली का, जानवर का, हर एक चीज़ का कराते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो बीमा अपनी लाइफ का कराते हैं। कुछ लोग लाइफ में भी हेल्थ का कराते हैं। तो ऐसा क्यों कराते हैं? मतलब अगर मैं सामान्य तौर पे पूछूं तो बीमा वास्तव में क्या है? बीमा वास्तव में एक गारंटी है। किस चीज़ की गारंटी है? कि आपने जो प्रोडक्ट लिया है उस प्रोडक्ट में अगर किसी भी प्रकार का कोई लॉस होगा, खासतौर पर उस वक्त जब उसका लॉस नहीं होना है, तब उसकी भरपाई कौन कर पाएगा? तो उसकी भरपाई की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसी को हम एक लाइन में बीमा कहते हैं। समझ गए? अगर आपसे कोई भी सामान्य शब्दों में पूछे, एक लाइन में पूछे कि बीमा का सामान्य सा क्या अर्थ है, तो आप ये बता देना कि बीमा किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति और किसी भी स्थान का एक तरीके से उसके समय से पहले समाप्त होने की गारंटी देता है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए मैं ही हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं ही हूँ, हालांकि कुछ लोग तो बड़ा ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। आप लोगों का इसलिए एग्जाम्पल नहीं लेते हैं ना, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि आप लोगों में कुछ कहें नहीं 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 सर, मुझे कैसे आपने मार दिया, सर अभी ज़िंदगी जीना है, अरमान बहुत सारे अधूरे हैं। मैं अपने को ही मान लेता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मान लो कल मुझे कुछ हो जाए, ठीक है, और मुझे कल कुछ हो गया,
तो मेरी फैमिली है, ठीक है, मेरी फैमिली के काफ़ी सारे ड्रीम हैं, काफ़ी सारे उनके प्रोजेक्ट हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारा बेटा इन चीज़ों को इन समय पे करेगा। बट मैं वो प्रोजेक्ट नहीं कवर कर पाया। लेकिन मैंने क्या किया कि अपना रहने और ना रहने से पहले उस प्रोजेक्ट को फुलफिल कैसे कराना है उसका मैंने बीमा करा लिया, उसका मैंने इंश्योरेंस करा लिया। दोनों एक ही चीज़ हैं। तो क्या हुआ, अगर मैं मर गया या मैं इस दुनिया को छोड़कर चला गया, ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये मेरे मरने का जो भी लॉस हुआ है मेरी फैमिली के ऊपर उसको डायरेक्टली तो फुलफिल नहीं कर सकती, लेकिन कुछ हद तक फुलफिल करने की कोशिश करेगी। सपोज कीजिए जैसे मेरा ये सिस्टम है पूरा, ठीक है, ये सिस्टम अगर कल को पूरा कोलैप्स कर जाए, पूरा का पूरा सिस्टम एक तरीके से समाप्त हो जाए, तो इस समाप्त हुए सिस्टम की सिक्योरिटी कौन इंश्योर करता है? एज अ बीमा, ठीक है। अब यही होता है कि बीमा के हम नाम अलग अलग दे देते हैं। कभी हम बीमा को कह देते हैं वो गारंटी दे रहा है हमें, कभी हम बीमा को कह देते हैं कि वो एक तरीके से वचनबद्ध प्रक्रिया को संपादित कर रहा। जैसे श्री आईएएस एकेडमी ने आपसे क्या कहा है कि आपका प्रीलिम हर हाल में निकलेगा, आप फेल नहीं होंगे बशर्ते आप मेहनत करते रहें। श्री आईएएस एकेडमी आपसे क्या कहती है कि आप अगर हमारे साथ अपने 12 से 18 महीने स्पेंड करेंगे, यूपीएससी को आप हमारे अकॉर्डिंग समझने का प्रयत्न करेंगे, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। और अगर आप फेल हुए तो आपका जितना भी खर्च है वो हम पे कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि आप फ्री हैंड से तैयारी करें, मजबूती से तैयारी करें। ये मत सोचें कि आपका कितना पैसा दांव पे लगा है, कितनी जिंदगियां दांव पे लगी हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको एक सुरक्षा देते हैं। तो बीमा एक तरीके से सुरक्षात्मक रवैया है, एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है। और बीमा केवल मानव का नहीं होता, बीमा बल्कि हर एक वस्तु का होता है, ठीक है। तो LIC जो हो गई वो क्या करती है? मानव का बीमा करती है। GIC जो करती है वो मानव के अलावा अन्य चीज़ों को करती है, मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो दोनों का डिफरेंस समझ गए? चलिए, और लाइफ इंश्योरेंस जो एक कंपनी होती है ना, इसका भी बीमा कौन किया जाता है? किसके द्वारा? इसका भी बीमा आपका GIC के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला तो प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि जो ये लाइफ इंश्योरेंस है या कहें जो बीमा है वो क्या केंद्र का विषय है? तो बिल्कुल साहब ये केंद्र का विषय है, मतलब ये राज्य का विषय नहीं है। अर्थात इससे संबद्ध जो भी कानून है वो केवल और केवल केंद्र को बनाने की अथॉरिटी है। इकोनॉमी की परिभाषिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इसकी क्या परिभाषा है कि ऐसी कोई भी आर्थिक अवधारणा जो सुरक्षा को बढ़ा दे और रिस्क को कम कर दे वो बीमा कहलाती है। जैसे MSP क्या होता है कि किसानों से कहा जाता है कि आपकी जो ये 1600 रुपए की उपज है जो कि विगत वर्ष आपने बेची थी, ठीक है, तो आप एक काम करें, इस वर्ष भी आप अपनी उपज उपजाएं, और अगर इस वर्ष आपकी ये फसल 1600 में किसी ने नहीं परचेज की, ठीक है, तो हम आपकी ये फसल 1400 रुपए में परचेज कर लेंगे। मतलब हम आपको किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा था कि ये जो 1600 की फसल पिछले वर्ष बिकी थी वो इस वर्ष केवल 1200 की बिकेगी, लेकिन हमने आपको क्या एक गारंटी दे दी कि हम आपकी फसल 1400 में खरीद लेंगे, या फिर आप अपनी फसल को 1200 में बेच आना, 200 रुपए जो हमने आपसे कहे वो हम आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा देंगे। जैसे सिंपल सी बात है, श्री आईएएस एकेडमी आपसे क्या कहती है कि आप आंसर राइटिंग करें, आप A4 का पेपर परचेज करें। A4 के पेपर में अगर आप श्री आईएएस एकेडमी के लोगों का यूज करते हैं तो उस A4 पेपर को प्रिंट कराने में जो भी कॉस्ट आई है वो श्री आईएएस एकेडमी पे कर देगी, अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो, ठीक है। तो वही चीज है, क्या हम करते हैं, आपको एक तरीके से सुरक्षात्मक दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं ताकि आपकी तैयारी, आपकी लाइफ किसी भी तरीके से बाधा का शिकार ना हो, ठीक है। इतनी बातें आप हमारी समझ गए। चलिए, अब बात आती है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक जीवन बीमा, एक सामान्य बीमा।
ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। जीवन बीमा का मतलब इसमें केवल मानव के जीवन से जुड़े बीमा शामिल होते हैं, जबकि जो सामान्य बीमा होता है जिसको जनरल इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं, उसमें गाड़ी, मोबाइल, कुत्ता, इन सब का बीमा उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। चलिए अब बात आती है कि 1956 में 243 जो बीमा कंपनियां थीं उनको आपस में एक साथ मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करने के बाद उनका नेशनलाइजेशन किया गया, मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया, और एक नया नाम दिया गया LIC। अर्थात LIC का गठन 1956 के दौरान हुआ था। हमने फर्स्ट क्लास की 3rd लाइन में यही आपको बताया था। ठीक है, GIC जो है वो इकलौती भारत की पुनर्बीमा कंपनी है, यानी ये बीमा कंपनियों का भी बीमा करती है। अर्थात जो LIC हमारा बीमा करती है तो LIC का कौन बीमा करती है? GIC। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, तो मुझे भी तो कोई मोटिवेट करने वाला होगा ना, मेरे अंदर भी तो एनर्जी जगाने वाला कोई होगा। तो वो कौन हो सकता है? मेरे पिताजी हो सकते हैं, मेरा एक सर्कल हो सकता है, मेरे आसपास के जो लोग होते हैं, मेरे जो शुभचिंतक होते हैं, जो मेरी चिंता करते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? वो मेरे मोटिवेटर हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स बना के भेजते हो, आप लोग इतनी मेहनत करते हो, कमेंट करते हो, अपने अंदर की छिपी हुई सारी बातों को हमसे शेयर करते हो, तो ये सब क्या है? मेरा मोटिवेशन। ठीक है, मतलब हम आपको मोटिवेट करते हैं और आप हमें मोटिवेट करते हो, तो इसी को बोलते हैं GIC। मतलब LIC का भी कोई बीमा करती है तो वो कौन है? GIC। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। फिर बात आती है IRDA आई के बारे में। जैसे हमने आपको बताया था कि सेबी रेगुलेट करती है किसको? शेयर मार्केट को। RBI जो होती है वो रेगुलेट करती है किसको? बैंकों को। तो उसी तरीके से बीमा को रेगुलेट करने के लिए जो संस्था है वो है IRDA आई। IRDA नहीं है, है ना, दोनों में डिफरेंस है, IRDA। ठीक है, जैसे आप में से, मुझे ये तो नहीं पता है कि आप लोग तब थे कि नहीं थे, 2016 के समथिंग जो GTB मेट्रो स्टेशन है, GTB मेट्रो स्टेशन के पास जो बस स्टैंड होता है, तो बस स्टैंड के जस्ट सामने अपोजिट में, मतलब इस तरफ वाला बस स्टैंड और उस तरफ वाला जो आपका कौन सी लाइन है, अब मेरे को दिमाग में नहीं, कमला मार्केट वाली जो लाइन है, उस वाली लाइन पे एक बोर्ड लगा होता था, वहाँ पे IRDA लिखा होता था, IRDA का एडवर्टाइजमेंट चलता था। ये कहीं पे भी और आपने देखा होगा, मुझे याद है क्योंकि मैं 2016 के समथिंग वहीं पे था। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे याद है। तो यही चीज़ थी, तब मैंने समझा था अच्छा IRDA का मतलब ये होता है, IRDA आई का मतलब ये होता है। ठीक है, तो पूरा नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, वो क्या था? वो था इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, 1998 में इसकी स्थापना हुई, 2000 में इसको वैधानिकता मिली, 10 मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कई सारी बीमा सुधार समितियां बनी, जैसे मल्होत्रा समिति, LPG रिफॉर्म आए। LPG रिफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था, 30 ईयर्स इसके हो गए हैं। तो करंट अफेयर्स में जो मैंने आपको पढ़ाया है अगस्त माह में, तो वो आप जरूर क्लास देखें और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मे बी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 49%, 100% FDI की यहाँ पे बात होती है, मतलब कहीं कहीं पे 49, कहीं पे 100। हालांकि अब इन दोनों को चेंज किया गया है, आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपको ये याद भी नहीं रखना है, केवल यहाँ पे आप मल्होत्रा समिति ही याद रखें और आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। RBI के तहत अगर FDI बुलाई जाती है तो उसके लिए 100% परमिशन है, बट गवर्नमेंट के तहत अगर आती है तो 49% की अभी बीमा के क्षेत्रों में या बीमा कंपनियों के लिए परमिशन दी गई है। लेकिन वही बात है, अब इनमें भी चेंजेस आए हैं, ये करंट से रिलेटेड होते हैं, तो इनको आप देख सकते हैं, बट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा जहाँ तक मेरी संभावना है। अगर पूछेगा तो मैं आपको करंट में जरूर बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि LIC से सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, ठीक है, नाबार्ड से अपनी हिस्सेदारी बेच रही, तो अब वो सरकार प्रोसेस पे चल रहा है, कब बेच दे कब कर दे। तो जब तक ये पूरा क्लियर नहीं हो जाता ना, UPSC आपसे क्वेश्चन नहीं पूछती है ना, जैसे, तो इसीलिए थोड़ा वहाँ पे रुक कर रहा करिए कि अचानक से मान लो आज अपडेट हुआ तो क्या आज ही UPSC ऐसा क्वेश्चन पूछ देगी? नहीं, UPSC का काम आपको सूचनाओं का संचार कराना नहीं होता है। UPSC का काम होता है सूचनाओं के प्रति एक समझ बनाना और उस समझ के प्रति अपनी एक थिंकिंग डेवलप करना, दैट्स अ UPSC। ठीक है,
चलिए अब देख लेते हैं कुछ शब्दावलियों को जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपके काम भी आएंगे। ठीक है, तो हमारा आज पहला जो है इसमें वो है सिबिल के बारे में कि आखिरकार ये सिबिल क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ये परिभाषाएं हैं, आपको ये सारी परिभाषाएं काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आप लोग क्या करते हैं कि कोई ऋण लेते हैं, ठीक है, कोई क्रेडिट कार्ड होता है उसको आप भुगतान करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को एक जगह पे मैनेज कौन करता है या एक जगह पे उनके रिकॉर्ड को कौन रखता है, उसको किस तरीके से रेगुलेट करता है, उसको हम बोलते हैं सिबिल। ठीक है, मतलब ये ऋण और क्रेडिट कार्ड से संबंधित किसी व्यक्ति के भुगतान का रिकॉर्ड एकत्र करता है और उसका रख रखाव करता है कि हाँ वो व्यक्ति कैसे अपनी इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है। ठीक है, दूसरा आता है आरटीजीएस। आपने कई बार ये नाम सुना होगा, खासतौर पे बिजनेस की फील्ड में इसका ज़्यादा उपयोग होता है, आरटीजीएस हो या एनएफटी हो। ठीक है, आरटीजीएस का मतलब क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम का मतलब क्या हुआ कि उसी समय पे पैसे को भेज देना। ठीक है, मतलब कि मिनिमम 2 लाख के अमाउंट या मैक्सिमम कुछ भी, यानी कि 2 लाख से लेके आप कितने भी लाख तक का पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद इन 30 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, जैसे हम लोगों को जब अपने बिजनेस में किसी भी कंपनी को कोई पैसा या कोई प्रोडक्ट का पे करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बैंक मैनेजर को, मतलब हमारा बैंक मैनेजर नहीं, मतलब उसी बैंक के बैंक मैनेजर को कॉल किया कि आप इसी वक्त इस कंपनी के नाम पे, क्योंकि उसके पास सारी हमारी डिटेल होती हैं, तो इस कंपनी के नाम पे उसके अकाउंट पे इतने लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर दीजिए और हम आपको 2 से 3 घंटे में भी पैसे पहुंचा देंगे। तो ये सज्जन क्या करते हैं, तुरंत पैसा अपनी ही बैंक से ट्रांसफ़र कर देते हैं उसको। ठीक है, एक रिसिप्ट कि हाँ ठीक है, जो कंपनी होती है उसको वो रिसिप्ट मिल जाती है कि हाँ हमें 15 लाख रुपए की रिसिप्ट मिल गई। अब वो निकालेगी नहीं जाके पैसा, उसको जिस कंपनी को पैसा लगाना हुआ उसने उसको ट्रांजैक्शन कर दिया। तो ये क्रम चलता रहता है। तो आरटीजीएस इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वीकली डे की अगर हम बात करें तो 9 AM से, ये आपको याद नहीं रखना है, आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी यहाँ पे ही बनता है कि मिनिमम अमाउंट 2 लाख और मैक्सिमम कुछ भी विद इन 30 मिनट के अंदर अंदर आपका ये काम हो जाता है क्योंकि रियल टाइम है। एनईएफटी में क्या होता है कि ये 2005 से स्टार्ट हुआ था और इसमें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसे नाम दिया जाता है। इसकी बस सीमा ये है कि इसमें नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट, अर्थात इसमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, मतलब आप 2 लाख से कम का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, और मैक्सिमम इसकी लिमिट है कि आप 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। हालांकि इसमें चेंजेस आते रहते हैं, आरबीआई अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करती रहती है। ठीक है, तो आपको याद नहीं रखना है, मिनिमम 2 आवर का इसमें टाइम लगता है, 2 घंटे का टाइम लगता है। अब सिंपल सी बात है, छोटा काम है तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, फिर शब्दावली आती है IMPS। ये पहले चर्चा में थी, अब आपको इसे नहीं याद रखना है क्योंकि अब हमारे पास काफ़ी सारे पेमेंट मैकेनिज्म आ गए हैं, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, है ना, आजकल उनसे ज़्यादा काम होता है तो इसलिए इसका ज़्यादा इतना उपयोग नहीं होता है। फिर आता है IFSC कोड। IFSC कोड आप हमेशा रोज़ सुनते होंगे। ठीक है, ये होता क्या है, इसमें जो कोड होता है उसका क्या मतलब है आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन ज़िंदगी में सामान्य रूप से जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक, IFSC का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। क्या काम करता है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक एक कोड होता है जो इसेंशियली फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए काम करता है। मतलब ये एक ऐसा कोड होता है जो किसी बैंक, किसी ब्रांच और उसके अकाउंट को रेटिफाई करता है। अर्थात ये 11 डिजिट का एक कोड होता है जिसमें पहले के 4 जो अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, वो किसी बैंक का नाम होता है। ठीक है, 5वां जो उसमें कोड होता है वो उसमें 0 होता है। ठीक, लास्ट का जो 6ठा कोड होता है उसमें ब्रांच कोड का उस पर नाम लिखा होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, कि मतलब 11 डिजिट का जो कोड है, पहले जो 4 हैं वो अल्फ़ाबेट होंगे, कोई ना कोई आपने देखा होगा अल्फ़ाबेट होते हैं, तो 4 तो ये हो गए। ठीक है, 5वां आपका ये हो गया। लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं वो एक तरीके के क्या हो गए, वो आपके एक तरीके के ब्रांच के कोड हो जाते हैं। ठीक है,
तो इतनी बातें आप समझ गए कि 4 ये, 5वां ये और 6 ये, टोटल 11 हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, आप हमेशा देखना कहीं ना कहीं आपका खुद का जो अकाउंट नंबर होगा, मैं तो अपना वाला नहीं बताने वाला है ना, क्योंकि फिर आप तुरंत ब्रांच डालोगे, सर्च कर लोगे गूगल पे, है ना, तो वो ड्रामा मैं नहीं करने वाला। आप में से कई देवियाँ क्या करती हैं, पर्सनली मैसेज करती हैं कि सर आप अपना घर के बारे में बताते रहते हो। मे भी हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पूरी की पूरी प्राइवेसी धरी की धरी रह जाए। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है प्राइवेसी का, बताने को तो मैं कभी ना कभी आपको बताऊंगा ही, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं मैं कोई दैदीप्यमान इंसान हूँ, बिल्कुल नॉर्मल आप ही की तरह ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। ठीक है, हाँ कभी निकल जाएगा तो बात की बात है, लेकिन इस चीज़ की ट्रेनिंग है कि कितनी भी बातें आपसे कर लूँगा, क्लास में नहीं निकलेगा जब तक मैं नहीं चाहूँगा। ठीक है, MICR क्या होता है? MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, अर्थात ये चेक में क्लियरिंग के लिए आता है। 9 डिजिट का नंबर होता है। चेक जब आप लोग यूज करते होंगे तो उसमें इस चीज़ का नंबर का उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको चेक भी तो नहीं दिखा सकता, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 9 डिजिट का नंबर होता है, आपने कभी देखा होगा, आपसे पूछेगा नहीं, बस पता होना चाहिए। फर्स्ट 3 जो डिजिट होते हैं वो सिटी नेम होते हैं, नेक्स्ट 3 डिजिट जो होते हैं बैंक कोड होते हैं। आप समझ सकते हो मैं क्यों नहीं दिखा सकता हूँ आपको। और लास्ट जो 3 डिजिट होते हैं वो ब्रांच कोड होते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आता है स्विफ्ट मैकेनिज्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तब ज़्यादा चर्चा में रहा था जब विजय माल्या पैसा लेकर भाग गए थे, जब नीरव मोदी पैसा लेकर भाग गए थे। ये उसी मैकेनिज्म से रिलेटेड है, अर्थात इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आप इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी बैंक से आपने लोन लिया, ठीक है, आपने इस बैंक को नहीं बताया, दूसरी बैंक के पास आप गए, वहां से भी लोन ले लिया। दूसरी बैंक ने आपसे पूछा क्या आप कहीं से और जगह से लोन लिए हो? आपने बोला नहीं बाबूजी, हम तो बड़े ईमानदार हैं, हम वहां से क्यों लोन लेंगे। तो इस बैंक ने आपको लोन दे दिया, लेकिन आपने क्या किया कि इससे भी ले लिया और एक और तीसरी बैंक से आपने लोन ले लिया। तीनों बैंकों से लोन लेने के बाद आप तीनों से 100-100 करोड़ रुपए का लोन लिए और 100-100 करोड़ लेने के बाद 300 करोड़ लेके फरार हो गए। तो घाटा किसका हुआ? इस बैंक का भी हुआ, इसका भी और इसका भी हुआ। तो इन तीनों बैंकों ने मिलकर एक मैकेनिज्म बना दिया जिसको बोलते हैं स्विफ्ट। मतलब कि इसने अगर आपको लोन दिया है तो इसने आपकी डिटेल इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दी। ठीक है, आप जब इसके पास पहुंचे लोन लेने तो इसने पहले आपका नाम पता डाला और इसमें चेक कर लिया। जैसे छोटी सी मैं बात बताऊं, आप में से कई सारे देवी सज्जन हैं, है ना, वो कई ऐसे ग्रुप से भी ऐड हैं जिनमें हमारी टीम का कोई ना कोई मेंबर पहले से ऐड है, तो हमें पता चल जाता है कि आप उसमें हो, तो इसलिए आपकी टोन में, आपकी आंसर राइटिंग में ये इम्पैक्ट आ रहा है। तो हम नहीं बोल देते हैं कि आप थोड़ा इस चीज़ में सुधार करिए, है ना। तो वही बात है कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन है। या छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, म्यूचुअल फ्रेंड जैसे आप देखते हो ना फेसबुक में, या आपने देखा होगा टेलीग्राम में, आपने ज़िंदगी में कभी किसी का नंबर सेव किया होगा और फिर आपने उनका नंबर डिलीट कर दिया होगा, बट आज जब वो टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो पता चल जाता है ना, कि किसने ज्वाइन किया। जैसे मैं छोटी सी घटना अभी 3 दिन पहले की बताता हूँ कि 3 दिन पहले मतलब एक देवी जी ने टेलीग्राम पे मतलब ज्वाइन किया होगा, तो उसमें लिखा था माई दोस्त, ठीक है, पीजी, माई दोस्त पीजी लिख के आ गया। अब मैंने सोचा कि मैं किसी का भी नाम ऐसे तो लिखता नहीं हूँ कि ये माई दोस्त और पीजी, पहली बात। दूसरी चीज़, मेरी कोई दोस्त ही नहीं है तो मैं उसका नाम क्यों लिखूँगा, और इतना शॉर्ट में तो कभी नहीं लिखूँगा, क्योंकि मेरी फ़ोन लिस्ट में बहुत ही कम कॉन्टैक्ट है, मतलब 10 से 15 लोगों का एक कॉन्टैक्ट नंबर है, और उस 10 से 15 लोगों में लगभग 7 से 8 कॉन्टैक्ट केवल मेरी फैमिली के हैं। बाकी मतलब जो सर्वर प्रोवाइडर हैं, जो और भी लोग हैं, उनके नंबर हैं, और बाकी भैया के नंबर हैं, बाकी और किसी का उसमें नंबर नहीं है। तो जो वो 10 से 15 लोग हैं मतलब अकाउंट में, तो सबके नाम कैसे हैं, जो फैमिली मेम्बर जितने भी हमारे क्लोज हैं, उन सबको हमने सेव किया है आ माई करके, मतलब आ माई ब्रदर, आ माई सिस्टर, आ माई फादर, है ना, ऐसे करके, ऐसे सबको सेव किया है।
तो मैंने कहा माई दोस्त करके तो मैं सेव नहीं करूँगा, बाकी जो लोग हैं उनमें किसी को वाईफाई के नाम से सेव किया है, किसी को कुक के नाम से सेव किया है, ठीक है, किसी को सर्वर के नाम से सेव किया है ना, किसी को ऐप के नाम से सेव किया, मतलब जो जो काम करता है उसको उसके नाम से सेव कर रखा है ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो। मैंने ऐसे ही सोचा थोड़ी देर, फिर मैंने कहा होगा कोई, मैंने इनको फ़ोन मिला दिया। अब उनकी आवाज़ एक देवी स्वरूपा आवाज़ आई। मैंने कहा जी आप कौन? तो उन्होंने बोला कि जी मैं ये बोल रही हूँ, आप कौन, आपने कैसे फ़ोन मिला दिया? तो मैंने कहा मैं ये बोल रहा हूँ और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ, बट आपका नंबर मेरे वाले में कैसे सेव था? तो फिर उसने मुझे बताया कि सर मुझे ऐसा लगता है कि आप जब अपना पूरा नाम बता रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है आपकी कोई बहन होगी। मैंने कहा हाँ बहन तो है मेरी 2। बोले आपकी बहन की मैं फ्रेंड हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने अपनी बहन को फ़ोन मिलाया, फिर उसने बताया कि हाँ दादा मैंने एक बार आपके फ़ोन पे अपनी सहेली का नंबर सेव किया था और उससे मैंने बात की थी। मैंने कहा अच्छा। तो क्या हुआ कि जब उसने टेलीग्राम ज्वाइन किया तो मुझे मैसेज आ गया। तो ये कैसे हो सकता है? स्विफ्ट मैकेनिज़्म के जरिए। तो इसीलिए स्विफ्ट मैकेनिज़्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ऐसा ही मैकेनिज़्म लोकल लेवल पे बैंकों में भी किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब इसमें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर बिटवीन 2 बैंक्स, ठीक है, 8 और 11 कैरेक्टर, फर्स्ट 4 कैरेक्टर कोड ऑफ बैंक एंड नेक्स्ट 2 कंट्री कोड, ठीक है, मतलब कौन व्यक्ति है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जान पाते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट 2 लोकेशन एंड लास्ट 3 ब्रांच कोड। आपसे नहीं याद रखना, बस लिख लेना। ठीक है, अब बात आती है लीबोर की और मीबोर की। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत पहले बताया था, मतलब पहले वाले पार्ट में, कि जब शेयर मार्केट में हम जाते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों की बातें आती हैं। ठीक है, तो लीबोर क्या होता है? लीबोर का मतलब होता है एक ब्याज दर जिस पर प्रमुख वैश्विक बैंक एक दूसरे को उधार देते हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला था कल? आरबीआई को उधार देती है कोई बैंक, ठीक है, या आरबीआई से उधार लेती है कोई बैंक, या कई बार बैंकें आपस में ही कुछ समय के लिए उधार लेती हैं। ऐसा ही जब लोकल लेवल पे होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं? मीबोर। मतलब इंडिया में हो रहा तो मीबोर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बॉम्बे के तहत देखा जाता है कि ठीक है भाई आपस में हम इतने % इंटरेस्ट रेट पे इसे पे कर देंगे। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब बात आती है तो उसके लिए लंदन में एक मतलब इस चीज़ पे बात हुई तो लंदन जो बेस रेट है उसके हिसाब से डिफाइन किया गया कि हर एक बैंक एक दूसरे को इतने पे ही उधार दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा किस लिए होता है? जैसे छोटी सी बात है, मान लो आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई सहेली है, उसने आपसे 500 रुपये मांगे, ठीक है, और उसने कहा कि हम आपको 10 दिन में पैसा पे कर देंगे। ठीक है, अब 10 दिन में पे कर देंगे तो वो आपसे ये भी कह सकती है कि भाई साहब 10 दिन में जब पे करेंगे तो 505 रुपये आप ले लेना। लेकिन आपने कहा नहीं 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 ठीक है, आप 500 ही में दे देना। ठीक है, किसी और दिन आपको ज़रूरत पड़ गई, आपने उससे 500 रुपये मांग लिए तो उसने भी आपको उसी में दे दिया। मतलब नो प्रॉफिट नो इंटरेस्ट पे हमने एक दूसरे से सर्कुलेट कर लिया। बट बड़े लेवल पे क्या होता है? एक न्यूनतम इनकम की एक राशि चाहिए होती है, क्योंकि कागज में लिखा पढ़ी वगैरह लगता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 500 का 505 हमसे ले लेना। इन्होंने कहा ठीक है जब आपको हमसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी आपको 500 का 505 में देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीबोर। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज द्वारा जो 16 बैंकें हैं, ठीक है, उनके द्वारा इस चीज़ को रिकमेंड किया गया था और उसी से लंदन में इस ब्याज दर को बनाया गया। इंडिया में इसी चीज़ को मीबोर कहा जाता है, जो कि 30 बैंकों के द्वारा डिसाइड किया गया। अर्थात कोई भी एक बैंक दूसरे बैंक को कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए जिस रेट पे लोन देती है वो कहलाती है आपकी मीबोर। कई बार क्या होता है ना कि बैंकें आरबीआई के पास नहीं जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल कोई छोटी सी बैंक है वो किसके पास जाएगी? एसबीआई के पास जाएगी। वो सोचेगी आरबीआई के पास जाने से लाख गुना बेहतर है एसबीआई से काम चला लें। जैसे मैं अपनी बारे में आपको छोटी सी बात बताऊं, मैं 90% घर से पैसा नहीं मांगता हूं वैसे। ठीक है, 90% मतलब जो आना होता है उनका मंथ का, उस हिसाब से मेरे को जो मिलता है पैसा मैं उस हिसाब से उसको रेगुलेट करता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे अगर इमरजेंसी ज़रूरत है पैसे की, ठीक है, तो मैंने क्या किया? किसी बिजनेस पार्टनर से मांग लिया, ठीक है, या किसी से भी मांग लिया, लेकिन उस अमाउंट को टच नहीं किया जो मुझे महीने का मिलेगा, जो मेरा पर्सनली जो खर्चा मुझे मिलता है उसको नहीं टच किया, क्योंकि मुझे पता है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब जब मैंने किसी से मांगा
तो वो क्या हुआ, वो मीबोर हुआ। हमने डिसाइड कर रखा है भाई मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मेरे को दे देना, तेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तेरे को दे दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, इसको हम बोलते हैं मीबोर, ठीक है। तो ये बातें आपकी क्लियर हो गई। 30 बैंकों के द्वारा इनको डिसाइड किया जाता है। अब बात आती है, थोड़े से शब्द हैं। सॉफ्ट करेंसी, मैंने आपको इससे पहले क्या पढ़ाया था, हार्ड करेंसी, ठीक है। हार्ड करेंसी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जिनकी मांग काफ़ी ज़्यादा है, जिनकी आपूर्ति काफ़ी कम है। लेकिन सॉफ्ट करेंसी में क्या होता है, इनकी मांग काफ़ी कम है और आपूर्ति ज़्यादा है, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, श्री IAS एकेडमी, श्री IAS एकेडमी की मांग कम है, ठीक है, और आपूर्ति ज़्यादा है। मतलब आपूर्ति का मतलब क्लासेस बहुत ज़्यादा हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन लोग कम हैं। लोग नहीं चाहते हैं कि हम श्री IAS एकेडमी से जुड़ें और अपनी तैयारी को सुनिश्चितता प्रदान करें, लेकिन जो जुड़े हैं वो इसमें पूरी तरीके से प्रतिसंकल्पित हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे आ जाती है कि कुछ करेंसी ऐसी होती है जिनकी मांग कम होती है लेकिन आपूर्ति ज़्यादा। जैसे इंडियन रुपी, इसकी मांग कम है वर्ल्ड लेवल पे, बट आपूर्ति ज़्यादा है। दूसरी चीज़ डॉलर, डॉलर की मांग काफ़ी ज़्यादा है बट आपूर्ति काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये डिफरेंस दोनों में होता है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब बात आता है हमारा नया टॉपिक मनी के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी आपसे इंडिपेंडेंट रूप से क्वेश्चन पूछती है, और इंडिपेंडेंट रूप से जो क्वेश्चन पूछती है तो वहाँ पे कई शब्दावलियाँ होती हैं जिनको लेके बच्चों को समझ में नहीं आ पाता कि M0 क्या है, M1 क्या है, तरलता अधिक है, तरलता कम है, नैरो बैंकिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, सॉरी नैरो मनी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ समझ में आ जाएंगी। एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मुझे याद आया, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ऐसे ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में एक आर्टिकल आया था, तो मैं उसको पढ़ रहा था वेबसाइट पे। तो उस आर्टिकल में एक बात दी हुई थी, 196 जो बैंकें थीं, ठीक है ना, 196 जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें वो थीं, अभी भी वर्तमान में हैं। मैंने यहाँ पे आपको 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें बोला था, ठीक है। तो आप इसको करेक्शन कर लेना, वहाँ पे जहाँ पे आपने 56 ऐसे लिखा है ना, 5 को 9 बना लेना और आगे 1 ऐड कर लेना कि 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें वर्तमान भारत में रही हैं, ठीक है। और एक और करेक्शन मुझे जो बताना था वो क्या था, वो ये था कि मैंने ये बताया था कि आरबीआई के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट किया जाता है। मतलब आरबीआई अपने अप्रत्यक्ष रूप से नाबार्ड के जरिए से रेगुलेट करती है। साथ ही आरबीआई अपने 1934 के अधिनियम के द्वारा भी इसे रेगुलेट करती है। मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं, वो 2 तरह से रेगुलेट किए जाते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता नहीं है, अगर आरबीआई दिया तो आरबीआई पूछेगा, नाबार्ड दिया तो नाबार्ड ही पूछेगा। एक और इसी में एक क्वेश्चन पूछा था एक देवी जी ने, वो क्या था कि क्या कोऑपरेटिव बैंक्स केवल किसी एक स्टेट पे हो सकते हैं या 2 स्टेट को मिला के? तो 2 स्टेट को भी मिला के हो जाते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा पीएमसी घोटाला, ठीक है, पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो मतलब क्या हुआ कि पंजाब भी शामिल था, महाराष्ट्र भी शामिल था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इतनी मैंने आपकी क्लियर करा दी। तो ये लास्ट वाले में था, उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अपडेट की होती हैं और इनको अपडेट करना होता है। फिर बाकी में इनको तो हम करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाते ही हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी इस टॉपिक के देखते हैं मनी के बारे में। आप हमेशा अपने बचपन में आपने देखा होगा, कई बार क्या होता था कि आप लोग एक नोट बनाते थे, है ना। कैसा नोट बनाते थे, जैसे आप लोग कुछ लेने जाते होंगे, चूरन वगैरह, है ना, या आपने इनाम कभी खोले होंगे, तो उसमें आपको काफ़ी सारे नोट मिलते थे, ठीक है। आप सोचते थे कि ये जो नोट आपको मिला है, इसको आप किसी दुकान में जाएंगे और वहाँ पे आप कैश करा लेंगे, बट ये कैश नहीं होता था। लेकिन आपकी नज़र में ये एक तरीके की मुद्रा होती थी। आप ये सोचते थे कि जो ये मुद्रा है ये वास्तव में किसी भी वस्तु को खरीदने के काम आ सकती है, लेकिन वो आपके काम नहीं आती थी। काम क्या आता था, पापा के द्वारा या मम्मी के द्वारा या चाचा जी के द्वारा या किसी रिश्तेदार के द्वारा दिया गया वो सिक्का, दिया गया वो नोट, जिस पे भारत सरकार का हस्ताक्षर होता था, भारत सरकार की उसमें सिंबल बना होता था। तो हम क्या कहते थे कि ये क्या कर देता है, ये हमें किसी भी चीज़ को खरीदने में मदद पहुंचा देता
हालांकि ये स्थिति तो वर्तमान संदर्भ में आपके जीवन की है, लेकिन आपके गांव में आज भी कई सारी ऐसी दुकानें होंगी। जैसा कि मुझे याद है कि मैं एक बार एक मित्र के गांव गया था और वो जीवन की मेरी पहली यात्रा थी ट्रेन से। तो मैं उनके जब गांव गया था तो वहाँ पे क्या था, उनकी जो शॉप थी, जो दुकान थी, उस दुकान में क्या होता था, जितने भी मोहल्ले के लोग होते थे उनको अगर साबुन चाहिए, उनको कोई भी चीज़ चाहिए तो वो अपने घर से एक कटोरा अनाज लेके चले जाते थे और उसी के एवज में उनको जो साबुन, जो बाकी राशन मिलता था वो मिल जाता था। उस सिस्टम को कहते थे क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब हमने अपनी एक वस्तु किसी को दी और दूसरी वस्तु के बदले, उस वस्तु के बदले में उसने हमें दूसरी वस्तु दे दी। लेकिन हर बार आप इस स्थिति को इक्वल नहीं कर सकते और ख़ास तौर पे बड़े लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और तब तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते जब आपको इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करना होता है। क्यों? क्योंकि वस्तु विनिमय कब होता है? वस्तु विनिमय तो तभी होता है ना जब सामने वाले को भी उसी वस्तु की ज़रूरत हो और दूसरे व्यक्ति को भी उसी वस्तु की ज़रूरत हो जो आप में एक दूसरे के पास हो। जैसे मैं आपको बात बताऊं, एंशियंट टाइम एरा में आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक टाइम पीरियड जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ क्या पढ़ते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मतलब लोग गाय के बदले में या लोग अनाज के बदले में या लोग अन्य चीज़ों के बदले में एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। लेकिन हड़प्पा टाइम पीरियड में या 6ठी शताब्दी BC में वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त हो गई थी। वहाँ पे वस्तुओं का स्थान किसी न किसी धातु ने, किसी न किसी मुद्रा ने या किसी न किसी एक ऐसे सिंबल ने ले ली थी जो कि उस वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी थी। क्यों ऐसा हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस जगह की ज़रूरतें और दूसरी जगह की ज़रूरतें दोनों में डिफरेंस था, दोनों में काफ़ी ब्रॉड अंतर था। और इस ब्रॉड अंतर के कारण ही लोगों ने सोचा क्यों ना हम आगे चलकर किसी मुद्रा को एक मानक रूप प्रदान करें। उसमें कई बार आहत सिक्के आए, पंचमार्क के सिक्के आए, सोने के सिक्के आए, चांदी के सिक्के आए, शीशे के सिक्के आए, कांसे के सिक्के आए, सीपियां तक आई। ये सारी चीज़ें आई। लेकिन फिर भी जब देश हमारा आज़ाद होने वाला था या कहें अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने सोने को चेंज कर दिया, मतलब बुलियन को कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने एक कागजी मुद्रा चलाने की कोशिश की। और उसी कागजी मुद्रा का परिणाम है कि आज हमारे देश में कॉइन्स का, कागजी मुद्रा, ये सब चलने लगे। आप सोच रहे होंगे सर इतनी बड़ी कहानी क्यों सुनाए, एक लाइन ये आप सीधे सीधे पढ़ लेते 4 लाइनें और आपका आंसर हो जाता। मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि जब आप इंटरव्यू में होते हैं और इंटरव्यू में आपसे सिंपल सा एक ही प्रश्न अगर वो पूछ देता है एग्जामिनर कि मुद्रा का क्या महत्व होता है, आपकी नज़र में अगर मुद्रा ना होती तो सिचुएशन कैसी होती, तो आप जान गए ना कि मुद्रा नहीं थी तो उस समय वस्तु विनिमय था। या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मान लो मुद्रा नहीं भी थी तो भी तो व्यवस्था चल रही थी, बट आज की मुद्रा में एंड पास्ट की मुद्रा न होने में बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या डिफरेंस था, किन चीज़ों को वो अचीव नहीं कर पाया जिन चीज़ों को मुद्रा ने अचीव किया। मुद्रा ने ऐसे गोल्स को अचीव किया जो उसको इंटरनेशनल इकोनॉमी बनाने में या उसको प्रॉस्पर करने में काफ़ी अहम रोल प्ले किया। तो हम ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बेसिक रूप से इनको देखते हैं, करंट सिचुएशन से इसको मैच कराते हैं और सारी चीज़ों को काफ़ी ब्रॉड लेवल पे कवर करते हैं, ठीक है। तो आर्थिक क्रियाओं में वस्तु एवं सेवाओं के एवज में जिस वस्तु का लेन देन किया जाता है उसे मुद्रा कहते हैं। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती हैं उसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं उनमें हम जिन गुड्स का या जिन सर्विसेज को एक दूसरे से लेन देन के रूप में करते हैं, चेंज करते हैं, उसे हम मनी कहते हैं या उसे हम मुद्रा कहते हैं, ठीक है। इसके कई टाइप हमें देखने को मिलते हैं, जैसे नोट एक हमारी मुद्रा होती है, एक सिक्के हमारी मुद्रा होते हैं, क्रेडिट कार्ड हमारे लिए मुद्रा होता है, डेबिट कार्ड मुद्रा होता है और बैंक चेक मुद्रा होती है। देखो डेबिट कार्ड उसे कहते हैं जो आपके पास ATM होता है, क्रेडिट कार्ड एक अलग से मिलता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, ठीक है।
मैंने कई सज्जनों से बात की है तो उन्होंने मुझे जो एक रिकमेंडेशन दी कि आप कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो बट क्रेडिट कार्ड कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तरीके से लालच होती है आपकी ज़िंदगी के पैसे को जल्द से जल्द ख़त्म करने की। ठीक है, बैंक चेक को तो आप में से नॉर्मली कई बच्चों ने देखा होगा और मुझे हंसी आती है इसमें, क्योंकि जो मेरा भाई है मुझसे बहुत छोटा है, वो आज बैंक चेक काटता है, मतलब चेक पे साइन करके वो पैसे देता है तो मेरे को दिखाता है कि देखो दादा मेरे पास ना बैंक चेक है, तुम्हारे पास है? तो मैं बोलता हूँ नहीं बाबूजी मेरे पास कहाँ है चेक है, क्योंकि वो बिज़नेस करता है, मेरे से बहुत छोटा है, तो वो उसको बैंक चेक की ज़रूरत पड़ती तो वो अपनी साइन आइन करता रहता है। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर नाम ही बता दो, तो आप भी जानते हो। ठीक है, तो बैंक चेक इसमें काम आता है। ठीक है, तो इतनी सारी आपको मुद्रा, अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछते कि मुद्रा के अंतर्गत क्या शामिल नहीं किया जाता है, आपको दे देगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, चेक, आपको दे देगा पैसा जो नगद है, रुपए मतलब, ठीक है, सिक्के, तो आप बता देना साहब सबके सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब बात आती है स्टैंडर्ड मनी, शब्द से ही समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब उसका जो लेवल होगा वो थोड़ा अच्छा होगा, मतलब कि वह मनी जिसका आंतरिक मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर होता है। आंतरिक मूल्य का मतलब क्या है, जैसे आप देखते होंगे कि जो नोट है, ठीक है, पिंक कलर का, उसमें कितना रुपया लिखा है, 2000 रुपये। आपको लगता है कि उस नोट की कीमत 2000 रुपये होगी? नहीं होगी। आप लोगों में से जिन लोगों का नोट कभी फटा हो, मतलब फट जाता होगा नोट वोट, और आप जब चेंज कराने जाते होंगे कहीं पे, कहीं ऐसी शॉप में आप अगर गए हो ज़िंदगी में कभी, कटे फटे नोट जहाँ पे बदले जाते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ जब जाएंगे तो वो लोग उस समय जब आपकी नोट की कीमत लेते हैं ना, तो फटे के हिसाब से तब समझ में आता अच्छा इस कागज़ की कीमत अपने आप में कितनी है। मान लीजिए आपका 2000 का नोट है और सारे नंबर दोनों तरफ दिए हैं। देखो इंपॉर्टेंट होता है कटे फटे नोट में कि दोनों तरफ के नंबर दिए होने चाहिए। 20 से चाहे जितना फट गया हो, चाहे 4 टुकड़े हो गए हो, चाहे 16 टुकड़े हो गए हो, इससे कोई मतलब नहीं। नंबर बस दोनों के सीरियल वाइज ना फटे हों, वो सही दिए हों, ठीक है, तो आपका नोट अच्छी कीमत पे रिटर्न हो जाता है। मतलब 50 से 60 रुपये लगते हैं। एक बार मुझे याद है मेरी गुल्लक में, जो बिज़नेस की मेरी गुल्लक है, तो उसमें दो उस समय 1000 रुपये का 500 का नोट चलता था उस समय, और 1000 रुपये के नोट होते थे। तो 1000 रुपये के नोटों की 10,000 की गड्डी हमारी चूहे ने, हम भूल गए शाम को अपना, जब घर गए तो अपना गुल्लक में ही पड़े रहे, क्योंकि इतने कागज़ होते हैं कि वो गड्डी में समझ में नहीं आते हैं 1000 की, तो वो एक गड्डी वहीं पे रह गई। तो हमारे यहाँ कुछ प्राणी जीव जंतु हैं जिनकी मोनोपोली हमारे पूरे बिजनेस टूर में, वो हैं छोटे छोटे चूहे, ठीक है। तो एक दो चूहे गुल्लक में बेचारे चले गए और उन्होंने पूरे के पूरे नोट को कुतर डाला। कुतरने के बाद जब हम सुबह अपना पहुँचे तो हमने देखा अरे वाह ये क्या है, सारे नोट कुतर चुके थे और उसके इतने छोटे 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 टुकड़े रखे थे। सारे टुकड़े हमने समेटे, हर एक टुकड़े को जोड़ा, इतना टेप उसमें लगा था जितना हम ही जानते हैं। लेकिन जोड़ने के बाद जब हम 1-1 हज़ार के वो नोट लेकर गए चेंज कराने के लिए, जहाँ कटे फटे नोट बदले जाते हैं, तो उन्होंने हमसे वो 800 रुपये में ले लिए। मतलब उन्होंने हमें 1000 नोट का 800 दिया, मतलब 200 रुपये पर नोट, यानी कि 10,000 रुपये में 2000 का लॉस हुआ था, 8000 हमें दे दिया, ठीक है। तो ये क्या था, ये एक तरीके का था, नोट को हमने चेंज किया, इसमें दिक्कत आई, ठीक। लेकिन अगर इसके कागज की कीमत भी उतनी ही होती, जैसे मान लो एक सोने का सिक्का है, ठीक है, सोने का सिक्का जितना सिक्का होगा उसकी एक्चुअल कीमत भी उतनी ही होगी, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड मनी। आप में से कई सारे बच्चों के पास पुराने 2 रुपए का सिक्का होगा, अगर ध्यान हो, या पुराना 1 रुपए का आपके पास सिक्का होगा जो चमकता नहीं है। हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन कभी जब आप IAS बन जाएंगे, है ना, तो हम आपको दिखाएंगे हमारे यहाँ सिक्कों का कितना बड़ा भंडार है, मतलब पुराने सिक्कों का, क्योंकि मेरा पैसन है, शौक है। मैं हमेशा पुराने सिक्के, पुराने नोट ये सारे रख लेता हूँ, और बहुत सारे हैं मेरे पास। और बहुत सारे तो विक्टोरिया के टाइम पीरियड के हैं, कुछ औरंगजेब के टाइम पीरियड के हैं, और कुछ और भी हैं हमारे पास जो उसके होते हैं ना, चमड़े के सिक्के जब चलते थे, तो ऐसे भी सिक्के बहुत सारे हैं। तो और राजा रानी जो चित्र वगैरह आप लोग देखते हो ना, ऐसे भी सिक्के हैं कुछ हमारे पास। तो वो सिक्के मतलब मैंने अपने पास स्टोर करके रखे हैं। तो उन सिक्कों में मैंने क्या देखा है कि जो पुराने सिक्के होते थे उनका जो वजन था, ठीक है,
आज के उसमें 4 सिक्के मिला दोगे तो भी वो बराबर नहीं बैठेंगे, मतलब वो 5 से 6 सिक्कों के बराबर होते थे। यानी कि उस समय का 1 रुपया आज के 5 रुपए के बराबर। जैसे आपने देखा होगा एक 5 का सिक्का पहले चलता था, ठीक है, जो खुदड़ा खुदड़ा होता था, आज बिल्कुल चिकना चमकता हुआ चलता है। उस 5 रुपए के खुदड़े सिक्के को अगर आप आज के सिक्के के साथ रख दो तो उसमें 5 सिक्के आज के बन जाएं। आज का जो 5 का सिक्का है वो 50 पैसा जो उस समय आता था छोटा वाला, बिल्कुल वैसा हो गया है। समझ गए? तो ये क्या हुआ है, इस समय जो सिक्के हैं वो वास्तव में अपने अंकित मूल्य पर ही हैं। अगर 1 रुपए का सिक्का है तो इसको चाहे तोड़ के बेचो चाहे मरोड़ के बेचो, बिकेगा 1 ही रुपए का। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि 1 रुपए के सिक्के को गला के लोग ब्लेड बना रहे थे, 4-4 ब्लेड बनाते थे, ठीक है। तो सेम टू सेम ये भी उसी चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको हमेशा अगर मिल जाए 5 रुपए का सिक्का तो मतलब क्या हुआ, जितना अंकित मूल्य है उतनी ही उसमें धातु लगी है, ठीक। ये किसी कीमती धातु से बना होता है और इसमें मुफ्त का सिक्का होता है, ठीक है। मतलब वो नाम सिक्के का दे दिया जाता है 5 रुपए, लेकिन वास्तव में कीमत उसकी उतनी ही होती है, अर्थात उसका आंतरिक जो मूल्य है वो अंकित मूल्य के बराबर ही होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, इतनी बातें समझने के बाद अगला आता है हमारा टोकन मनी। यूपीएससी ने आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा है टोकन मनी के बारे में। तो आपको पता होगा ना, कई बार आप जाते होगे किसी मॉल में या कहीं पे, या आपने समोसा खाया होगा किसी दुकान में, तो वो लोग आपको कॉइन्स देते हैं। कैशियर का पॉइंट एक जगह होता है, प्लास्टिक के आपको कॉइन्स दे देते हैं। या आपने कभी जीवन में गेम खेले होंगे तो गेम के लिए आप मालिक से वहाँ से 3-4 कॉइन्स ले लेते थे और फिर उनको डाल डाल के टेकन 3 वगैरह ऐसे बहुत सारे गेम होते थे, मारियो वगैरह और कमांडो वाले कई सारे गेम होते थे, तो वो आप लोग खेलते होंगे, ठीक है। तो उसको बोलते थे टोकन मनी, ठीक है। टोकन मनी यानी कि पैसे का वह रूप जिसका अंकित मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से अधिक है। मतलब कि वो उसमें अंकित कितना होता है, 10 रुपए, और होता है कितने का, प्लास्टिक का, चमन्नी का भी नहीं होता है सिक्का, ठीक है। तो ये बातें आप समझ गए। जैसे भारतीय रुपए का सिक्का और नोट सभी, भारतीय रुपए का सिक्का मतलब जो करंट का इस समय सिक्का है, वहां पे देखो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था वो क्या था, वहां पे पुराना वाला सिक्का की मैं बात कर रहा था, पुराना जो भारतीय रुपए का सिक्का है। ये जो सिक्का ये ओरिजिनल आज का आपका 1 रुपए का सिक्का 1 का नहीं जाएगा, 50 पैसे में ही जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए कि अंकित मूल्य अधिक होता है अपेक्षाकृत आंतरिक मूल्य के, ठीक है। फिर बात आती है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब ही होता है, क्रेडिट का मतलब होता है आप पे विश्वास, यकीन। कहते हैं ना कि उसकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, उस पे उसको यकीन काफ़ी ज़्यादा है। तो क्रेडिट का मतलब हो गया कि बैंक मुद्रा का तात्पर्य चेक, ड्राफ्ट आदि के माध्यम से निकाले गए बैंकों के साथ डिमांड डिपॉजिट से है। इन दिनों चेक को व्यापक रूप से व्यापार लेन देन के लिए स्वीकार किया जाता है। मतलब क्रेडिट मनी हम उस मनी को कहते हैं जो चेक के रूप में, ड्राफ्ट के रूप में बैंकों से उगाही जाती है या बैंकों के माध्यम से निकाली जाती है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। चेक किसको जारी किया जाएगा, जिसका शून्य बैलेंस होगा वो, या चेक उसको जारी किया जाएगा जिसका वहां पे टर्नओवर काफी अच्छा होगा, बैंक में उसकी क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे मुझे याद है स्कूलिंग लाइफ में मैं क्या होता था कि मुझे छात्रवृत्ति कभी मिली नहीं, स्कॉलरशिप कभी भी नहीं मिली मुझे, और नहीं मिलने के कुछ मेरे खुद के खुददारीपन के रीजन थे। भले इकोनॉमिक सिचुएशन मेरी कितनी ख़राब रही हो, लेकिन मेरी जीवन में एक उसूल ये रहा है कि मैं एक बार जिस चीज़ को करता हूँ वो होती है तो ठीक है, नहीं होती है और कोई मुझे वहाँ पे बेइज्जत कर देता तो दोबारा मैं उसको शक्ल नहीं दिखाता हूँ। जिस विद्यालय में मैं पढ़ता था तो वहाँ पे एक बार लाइन लगाई गई, तो मैंने पहले पिताजी से कहा कि मैंने मतलब भर देता हूँ फॉर्म छात्रवृत्ति का और वो कर लेता हूँ, सारा आय प्रमाण पत्र ये सब बन गया पूरा, ठीक है। अब जब मैं वहाँ पहुँच गया उसके पास, और पहुँचने के बाद मैंने उससे कहा, मतलब लाइन पे लगा ही था बाबू के पास, और पूरा मतलब 3 क्लासेस मेरी ऑफ हो गई। मतलब मुझे सब कुछ पसंद है लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई कोई छुड़वा दे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पढ़ाई मेरे लिए एक नशा है जो मुझे करना ही करना। अगर पढ़ाई मेरी नहीं हुई है तो समझ लेना उस दिन मेरा मूड डिस्टर्ब है। तो मेरी 3 क्लासेस छूट गई, और उस दिन हमारी 3 क्लासेस जो थी मैथ की ही थी, और मैथ के इंडिया के बेस्ट टीचर वो लेते थे और मुझे बहुत पसंद करते थे। तो उस छात्रवृत्ति के कारण मेरा मैथ की क्लास छूट गई। अब मैं उसमें खड़ा था तो लगभग 200 बच्चे लाइन में थे आगे मेरे से। नंबर आया मेरा लगभग 3 से 4 बजे, मतलब 12 बजे से लगा 4 घंटे बाद मेरा नंबर आया। बाबू वहाँ पे बैठा हुआ था चश्मा लगा के। मैंने कहा अच्छा,
बाबू के पास जहाँ पहुँचा, मैंने अपना फॉर्म खिड़की से उसको दिया। मुझसे बोलता है कि आपका इसमें ये वाला प्रमाण पत्र नहीं है, जाति प्रमाण पत्र। मैंने कहा आप इसको मैं कैसे समझाऊँ, जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं है? बोला चलिए निकलिए यहाँ से। मैंने कहा अरे भाई कैसे बातचीत कर रहे हो आप? तो बोला नहीं नहीं नहीं, निकलिए निकलिए, दूसरों को आने दीजिए, क्योंकि वो थक चुका था बेचारा, उसकी भी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उसी के सामने फॉर्म लिया और पीछे से गया उसके पास, बाबू के पास, क्योंकि मुझे थोड़ा मतलब स्कूल में कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे उस स्कूल में, क्योंकि वहाँ के जो हेड थे, प्रिंसिपल थे, वो मेरे बहुत ही अच्छे क्लोज दोस्त बन गए थे। मतलब थे वो टीचर ही, रिश्तेदारी कुछ नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा मतलब दोस्ती उनसे हमारी अच्छी हो गई थी। तो क्योंकि प्रेयर कोई करता नहीं था, प्रेयर जब होती नहीं थी और 10,000 बच्चे 20,000 बच्चे खड़े हैं लाइन में, तो होता था आज प्रेयर कौन कराए। अच्छा याद किसी को नहीं होती थी मेरे सिवा, तो मैं चला जाता था, लाइए सर मैं प्रेयर कर देता हूँ। तो मैं प्रेयर करता था तो टीचर भी मेरे साथ प्रेयर करते थे। और क्योंकि हमारे स्कूल में लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी, मतलब हम केवल बॉयज़ ही पढ़ते थे उस स्कूल में, तो वो काफ़ी खुश हो गए मेरे से। और जब वो खुश हो गए तो मैं उनसे परमिशन ले ली, बोले तुम कहीं पे जा सकते हो। मैं वहाँ गया बाबू के सामने, उसके सामने फाड़ के सब कुछ फेंक दिया। मैंने कहा ये ले पकड़, और ज़िंदगी में यहाँ पे 4 साल पढ़ूंगा, 5 साल, कभी भी मैं छात्रवृत्ति नहीं लूँगा। वो बोलता है अच्छा पागल स्टूडेंट है, कभी नहीं ली। फिर मैथ की क्लास करता रहा, ये सारी क्लासेस करता रहा, ज़िंदगी में फिर कभी छात्रवृत्ति नहीं ली। और आप जानकर हैरानी में रहेंगे, मेरी सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा पैसा आता है छात्रवृत्ति का, उन दोनों लोगों को, मतलब हम ही को नहीं मिला कभी ज़िंदगी में। तो वही चीज़ें हैं। तो इतनी बातें आप समझ गए, ठीक है। व्यापार लेन देन के लिए इसको किया जाता है। अब आता है प्लास्टिक मनी। यूपीएससी ने इस पे भी क्वेश्चन पूछा है। आपको अच्छे से पता है कि आपके पास इस समय क्रेडिट डेबिट कार्ड तो होता ही है, एटीएम, वो कैसा बना है अभी निकाल के जेब से देखना, ठीक है। वो प्लास्टिक का बना होता है, उसी को बोलते हैं प्लास्टिक मनी। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था नया नया कि प्लास्टिक मनी से तात्पर्य क्या है, तो बता देते कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को ही हम प्लास्टिक मनी के रूप में जानते हैं। डिजिटल मनी ऑलरेडी आप देख ही रहे हो इस समय, ठीक है, बिटकॉइन वगैरह आ ही रही हैं, और इस समय ई रूपी जारी किया ही जा चुका है डिजिटल के रूप में। लेकिन बस डिफरेंस ये है कि ई रूपी के बारे में मैंने एक क्लास भी ली है, आप देखना कभी करना उसको, ठीक है। और ई रूपी जो है वो डिजिटल का ही एक चरण है, बट पूर्णतया भी डिजिटल वो नहीं है। मतलब पूर्णतया डिजिटल का मतलब ऐसे कि वो आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेट है और रूपी में उसको इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये लेन देन करने के लिए नकदी ले जाने की आवश्यकता को हटाने का लक्ष्य रखते हैं। वही बात है, नगद नहीं ले जा सकते हो, केवल एक एटीएम कार्ड, अब तो वो भी नहीं है, फ़ोन में ही सब कुछ आ गया आपका, ठीक है। फिएट मनी, फिएट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है फिएट नाम की एक कार भी आती है, ठीक है। फिएट मनी का मतलब क्या है कि सरकार के द्वारा जो कागजी मुद्रा जारी की जाती है, सोने जैसी कमोडिटी द्वारा वो समर्थित नहीं है, उसको हम कहते हैं फिएट मनी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे सरकार ने अपना स्टाम्प जारी किया, ठीक है, एज इट इज, आपने देखा होगा 100 रुपये उसमें लिखे होते हैं, या आपने देखा होगा सरकार अपना 100 का नोट जारी करती है, तो वो सब आते हैं फिएट मनी के अंतर्गत, ठीक है। सोने जैसी कमोडिटी द्वारा समर्थित नहीं है, मतलब जैसे कई बार आप लोग पढ़ते होंगे ना कि सरकार जितना नोट छापती है क्या वो अपने मन से छाप देती है? तो नहीं, सरकार को उसके बदले में एक अपने पास रिजर्व रखना होता है, ठीक है। कभी सोने के रूप में रखती है, कभी प्रतिभूतियों के रूप में रखती है, अलग अलग कंडीशंस के रूप में रखती है, और ये समय दर समय बदलता रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो सोना एक ज़माने में रखा जाता था वो आज भी रखा जाता है। इस समय ये कंडीशन बहुत कम देखने को मिलती है कि सरकार उतना ही सोना रखे, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे संसाधन हो गए हैं। जैसे सरकार के पास बहुत सारी संपत्तियां हो गई हैं, मतलब बहुत सारे एसेट्स ऐसे हैं, बहुत सारी ज़मीनें हैं जहाँ से रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा आता है, तो सरकार उन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही अब मुद्रा की प्रिंटिंग करवाती है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि इकोनॉमी को देखकर ही मुद्रा की प्रिंटिंग होती है, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पे है बजट। बजट को भी देखा जाता है, सरकार सिचुएशन देखती है और उस हिसाब से छपाई करवाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी सरकार ने कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान आरबीआई से कहा था कि आप इतने करोड़ रुपए के नोट नए छाप दीजिए, ठीक है। और जब आप नए छाप देंगे तो क्या होगा कि फिर उसको आप बाद में वापस ले लेना, क्योंकि वो मार्केट में चलन में आ जाएंगे। हम आपको बताएंगे जब आगे आपको मुद्रास्फीति वगैरह पढ़ाएंगे ना, और वहाँ पे जब बजट घाटे वगैरह पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग जैसे पढ़ते होंगे यूट्यूब वगैरह में, और मैंने अभी देखा है कल ही आप में से एक देवी जी ने क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में ही कि 200 करोड़ का सोने का ये सब, अब ये चलता नहीं है उतना।
अब मतलब सरकार के पास बहुत सारे संसाधन हो गए हैं, तो सरकार पहले तो खूब छाप देगी, ठीक है, और छाप के मार्केट में उतार देगी, फिर उतने ही नोट आगे चल के वापस ले लेगी और उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। मतलब एक बार इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए सरकार कुछ भी अपनी तरफ से कर लेती है, और सरकार को जब ये लगता है कि अब इकोनॉमी सही सलामत हो गई है तो फिर वो रिटर्न ले लेती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये खतरनाक चीज़ होती है, समझ गए। तो इसी चीज़ को आप यहाँ समझिए। जैसे हम लोग, सिंपल सी बात है, जब बिजनेस करते हैं और हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एक वाइट पेपर लेते हैं या दुकान का अपना कोई बिल लेते हैं, उसमें फटाक से उसमें लिखते जाते हैं पूरा, ठीक है, कि इतने लाख इतने लाख इतने लाख, और वो सारे बिल सबको दे देते हैं कि भाई 20 दिन बाद आप इनको हमसे कैश करा लेना। लेकिन 20 दिन तक तो वो पैसा राउंड में हो जाता है ना। तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि अच्छा अभी हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमने पैसा खुद से क्रिएट कर दिया, ठीक। तो इतनी बातें आप समझ गए, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। फिर आता है लिमिटेड लीगल टेंडर। नाम से ही समझ में आ रहा है लिमिटेड लीगल टेंडर। जैसे आपने देखा होगा, आए दिन कई बार आप घटनाओं में सुनते होंगे कि उसने 5 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी, जिसमें उसने 2 करोड़ के केवल सिक्के दिए, और दिखाएंगे ऐसे जैसे उसने सिक्के एक्सेप्ट कर लिए। या जब जैसे अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, आपके गांव में आपके दुकान के लोगों ने सिक्के नहीं एक्सेप्ट करते थे, है ना। मतलब ऐसा लगता था जैसे भारत में जो सिक्के आ रहे वो सारे नकली हो गए। 10 के सिक्के में लोग कहते थे 11 लाइनें होनी चाहिए, 10 के सिक्के में ऐसा लिखा होना चाहिए। मतलब बड़ा ड्रामेटिक टाइप का इशू चलने लगा था, और उस सिचुएशन में सबसे खराब स्थिति हमारी ही हुई थी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सिक्के हो गए थे। तो फिर हमने उस सिक्कों का बड़े अच्छे ढंग से फिर यूटिलाइजेशन किया था। मतलब बहुत सारे सिक्के हो गए थे, तो वो सिक्के नहीं लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि सिक्के एक निश्चित सीमा तक लिए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो उसी को बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? जिन पे कोई रोक ना हो। जैसे आपसे अगर मैं कह दूं 2000 का नोट, भाई साहब कितना भी मुझे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप खूब सारे दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मुझे तो वैसे ही पैसे आपसे नहीं चाहिए। मतलब आप लोग डर जाते हो कि सर पैसे कैसे मांग दिए आप तो बोलते हो कि हम पैसे लेंगे नहीं, उल्टा पैसे देंगे, आपको तो देना चाहिए, आप ले क्यों रहे हो, है ना। लेकिन मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। तो 2-2 हज़ार के नोट आप कितने भी छापेंगे या किसी के पास भी लेके जाएंगे, भारत सरकार को वो आदमी आराम से तुरंत ले लेगा। लेकिन अगर आप 6000 के किसी के पास सिक्के लेके जाएंगे तो एक तो उसको गिनने में दिक्कत होती है, दूसरा दिक्कत है उसके पास इतना टाइम नहीं, तीसरा उतना वेटेड चीज़ और इतना बोझिल चीज़ क्यों लेके चले, ठीक है। तो ये बातें समझ गई, यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो अब देखते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर क्या है। वह धन जिसे केवल कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित अधिकतम सीमा तक ही स्वीकार किया जा सकता है। मतलब एक फिक्स होता है कि ठीक है, अगर आप 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसमें 20 रुपये के आप सिक्के दे सकते हैं, 80 रुपये आपको कैश के नोट देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपकी। फिर आता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। वह धन जिसके लिए एक बार में आप कितना भी मतलब भुगतान की जाने धनराशि कितनी भी भुगतान कर सकते हैं। लाइक कागज के नोट, चाहे 10 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 500 का हो, 20 का हो, ठीक है। ये सब के सब इतनी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी होती हैं, ठीक। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब देखते हैं इसी में आगे एक और है हमारा क्या, सन्निकट मुद्रा। सन्निकट मुद्रा का मतलब क्या हुआ? सन्निकट का मुद्रा का मतलब हुआ जैसे आपने कोई बॉन्ड खरीदा, ठीक है, आपने कोई शेयर खरीदा, आपने कोई ऋण पत्र खरीदा, या आपने भारत सरकार की कोई प्रतिभूति खरीदी जिसमें 100 रुपये लिखा है, ठीक। लेकिन खास बात क्या है कि ये मुद्रा नहीं है। जैसे मुझे याद है मैंने बचपन में एक बड़ा खुरापात किया था। क्या खुरापात किया था कि मेरे पिताजी ने प्रॉपर्टी कोई खरीदी होगी, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को फिर उन्होंने बेच दिया। तो उनके पास स्टाम्प वो रखे हुए थे पुराने वाले, वो स्टाम्प जिसको प्रतिभूतियाँ बोलते हैं, और ऐसे वो स्टाम्प रखे हुए थे। मैंने सोचा इसमें 100 रुपये लिखे हैं, तो एक काम ना करें, इसको कैंची से यहाँ से इतना काट दें, इसको यहाँ से इतना कट कर दें, और नोट को ऊपर से थोड़ा और छोटा कर दें, नीचे से और छोटा कर दें, केवल 1000 दिखना चाहिए। तो मैंने उस नोट को इतना इतना छोटा करके और बढ़िया उसको फोल्ड करके मैंने सोचा आज तो मेरी ज़िंदगी बन गई। 100 रुपये की खूब सारी एल्पेनलीबे टॉफ़ी मिलेगी। एल्पेनलीबे मुझे पसंद थी, और दूसरी मुझे पसंद थी पार्ले की एक चॉकलेट आती है किस्मी, है ना, वो भी काफ़ी अच्छी चॉकलेट है। अब तो टॉफ़ियाँ आने लगी वो छोटी छोटी, पहले किस्मी आती थी, हालांकि अभी भी किस्मी आती है टॉफ़ी, 2 रुपये की आती है, लेकिन अब वो टेस्ट नहीं है जो पहले होता था। रेड कलर की है किस्मी, वो मैं मतलब बहुत पसंद था। तो मैंने सोचा 100 रुपये की है, 1 रुपये की वो एक टॉफ़ी मिलती है, तो मुझे 100 चॉकलेट्स मिल जाएंगी किस्मी की, तो मैं वो खरीद लूँगा। अब मैं लेके गया दुकानदार के पास, उस बेचारे दुकानदार ने मुझे लौटा दिया।
नहीं नहीं बेटा, ये नोट ना पापा से कह दो, ये नोट दुकान में नहीं चलेगा, ये नोट दूसरी जगह चलेगा। मतलब इसलिए वो बोला क्योंकि वो जानता था कि हाँ वो जिनके लड़के के बारे में कह रहा है वो सज्जन कौन है, क्योंकि उनका लड़का ऐसा तो कर नहीं सकता ना, नकली नोट वगैरह नहीं ला सकता है। तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से मुझे समझा दिया। घर आया, मैंने पिताजी से कहा कि एक काम करो, इस नोट को ना बदल के मुझे दूसरा वाला नोट दे दो। वो बोले क्यों? मैंने कहा ये वाला नोट चल नहीं रहा। वो बोला कि फटा है नोट, दूसरा लेके आओ नोट। तो बोले अच्छा। पहले बोले तुम ये कहाँ से निकाले? मैंने कहा वो आपके कुछ कागज अगर पड़े थे तो मैंने उन्हीं से फाड़ दिया। मैंने सोचा वो काम के नहीं है तो नोट निकाल लेते हैं, बाकी ये चीज़ें कोई भी नहीं होंगी। जैसे छोटी सी एक घटना और है, मुझे याद है। अब ये होता ना, बचपन तो बचपन होता है। लक्स साबुन से आप लोग कई बार नहाए होंगे, कुछ बच्चे, ठीक है। मैं नहीं नहाया हूँ। तो मेरे यहाँ मोहल्ले में कई लोग देवियाँ जी नहाती हैं लक्स साबुन से। तो एक दिन हम नहा रहे थे सब लोग कुएं पे ही, और हम कुएं में ही नहाते थे। गांव में जानते हो शर्म आया तो कोई चीज़ होती नहीं वहाँ पे, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं। तो एक देवी जी नहा रही थी, मैं भी नहा रहा था। तो मैंने देवी जी से कहा कि ये इसमें जो बादाम लगा है इसको क्या हम निकाल सकते हैं? तो उन्होंने मजाक कर कहती हाँ निकाल सकते हैं, खा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको चम्मच से बादाम उसका निकालने की कोशिश की, पूरा का पूरा उनका साबुन ही बेकार हो गया। मुझे क्या पता वो बादाम ओरिजिनल नहीं होता है, वो वास्तव में साबुन ही होता है, बस उसको वहाँ कलर का शेप दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक। तो यही यहाँ पे है कि ये जो चीज़ थी, हमने क्या समझा था ये मुद्रा है, लेकिन वास्तव में मुद्रा नहीं थी। गुण था मुद्रा का, लेकिन मुद्रा नहीं थी। अर्थात वो संपत्तियां जो तरलता का गुण तो रखती हैं किंतु मुद्रा नहीं होती, वो अर्ध मुद्रा या सन्निकट मुद्रा कहलाती। मतलब मुद्रा के पास की स्थिति। अर्थात अगर हम बॉन्ड को किसी को बेच देंगे तो वो हमें मुद्रा दे देगा, लेकिन डायरेक्ट बॉन्ड से हम कोई पार्ले जी बिस्किट नहीं खरीद सकते। हम डायरेक्ट शेयर बेच के किसी से बिस्किट नहीं परचेज कर सकते, या कोई अपना ऋण पत्र किसी को दे के उससे डायरेक्ट बिस्किट नहीं परचेज कर सकते, या सरकारी प्रतिभूति को ले जाके हम किस्मी रूपी चॉकलेट नहीं खरीद सकते। मतलब होते तो वो है मुद्रा, एक भाव में, एक विचार में, लेकिन वो मुद्रा का गुण रखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो मुद्रा नहीं होते, ठीक है। तो आपसे सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछे कि सन्निकट मुद्रा से क्या अर्थ है, तो आप बता देना कि ऐसी तरल पर संपत्तियां जो कि मुद्रा का गुण रखती हैं लेकिन मुद्रा होती नहीं है, वो कहलाती हैं सन्निकट या अर्ध मुद्रा, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया, ऋण पत्र हो गया, सरकारी प्रतिभूतियां हो गई। दूसरी खास बात क्या है कि जो सन्निकट मुद्रा है वो ऋणों की अदायगी में सामान्यतः उपयोग नहीं होती, जबकि मुद्रा का किया जा सकता है। मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल दिया था कि मेरे यहाँ एक देवी जी आई थी, उनको मतलब कुछ अपनी बेटी की शादी के लिए 10,000 रुपये चाहिए था, ठीक है। और मैंने बोला था वो 8,000 रुपये की अपनी FD हमारे पास रख गई, ठीक है। वो FD क्या थी? वो FD ही थी एक तरीके की सन्निकट मुद्रा कि भविष्य में हम डाक खाने में जाएंगे या पोस्ट ऑफिस में जाएंगे या बैंक में जाएंगे, वहां पे उस FD को कैश करा लेंगे और हमारे 10,000 रुपये मिल जाएंगे। समझ गए? तो इस चीज को कहते हैं सन्निकट मुद्रा, यानी कि हम इसको पैसे में तो रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका हम उपयोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक। मुद्रा जो होती है वो पूर्ण तरल होती है। पूर्ण तरल का मतलब कि आप मुद्रा को कहीं पे भी जाएंगे कोई तुरंत खरीद लेगा। जैसे छोटी सी बात है, आज भी गांवों में आप फोन पे करो, दिक्कत आ जाएगी आपको। नॉर्मल आप किसी को कैश का 10 रुपए का नोट दे दो, वो तुरंत ले लेगा, एक सेकंड नहीं सोचेगा। लेकिन अगर आप कहो कि ऑनलाइन कर दें, वो बोलेगा अरे पागल हो क्या, कैश दे दो यार, 5 ही रुपए की तो तुमने मसाला की पुड़िया ली है, गुटखा है ना। तो वही बात होती है। तो इतनी बातें समझ गए। जबकि सन्निकट मुद्रा लगभग तरल होती, मतलब पूर्णतया हम नहीं कह सकते। सन्निकट मुद्रा एक प्रकार का निवेश होता है, जिसपे खास बात क्या होती है कि उसमें आपको स्वतः लाभ होता है, जबकि मुद्रा में ऐसा नहीं होता। अर्थात मैं अगर आपसे कहूं कि 100 रुपए के नोट को अपनी गुल्लक में डाल दो, तो जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा? नहीं, 100 ही रहेगा। लेकिन आपने अगर बॉन्ड को लिया, आज खरीदा आपने बॉन्ड कोई 10,000 रुपए का, ठीक है, आपने उसको अपनी गुल्लक में रख दिया तिजोरी में, 30 दिन बाद आपने देखा उस बॉन्ड की जो कीमत है वो 12,000 हो गई। आपने देखा जो प्रतिभूति आपने 10,000 रुपए की खरीदी थी 15,000 वाली, आज उसकी कीमत 14,000 हो गई। मतलब मुद्रा जो है उसका रूप नहीं बदलता, उस पर लाभ की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन सन्निकट जो मुद्रा होती है वो स्वतः लाभ प्रोवाइड कराती है और वो काफी नजदीक होती है,
ठीक है, इतनी बातें। चलिए अब मुद्रा के कुछ बेसिक कार्य हैं। आपसे सामान्य सा प्रश्न पूछ लेगा कि मुद्रा के कौन से कार्य हैं, तो विनिमय का माध्यम के रूप में आती है, मूल्य की मापक के रूप में आती है, और कई सारे अन्य सहायक कार्यों के रूप में जैसे ऋण की अदायगी उसमें काम आती है। ठीक है, फिर बात आती है मुद्रा की आपूर्ति। आपूर्ति का मतलब कि मुद्रा कैसे आती है या उसका प्रवाह कैसा है, अर्थात मुद्रा की आपूर्ति। यहाँ मुद्रा लिखना, धन मत लिखना, ठीक है, ट्रांसलेशन ये गलत है हिंदी में। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति का अर्थ है कि प्रचलन में मुद्रा का कुल स्टॉक, जैसे कागज के नोट, सिक्के, बैंक की मांग जमा, जो किसी भी विशेष समय में जनता द्वारा आयोजित किया जाता है, उसे हम कहते हैं मुद्रा की आपूर्ति। ये मूलतः दो घटक में संपादित होती है। पहला कागज के नोट और सिक्के जो होते हैं, दूसरा वाणिज्यिक बैंकों की जो जमा राशि होती है, मतलब वाणिज्यिक बैंकों के पास आप जो अपना पैसा जमा करने जाते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, आप गए मान लो, ठीक है, क्या करने गए, जमा करने, कितने रुपए गए, 1000 रुपए जमा करने गए। दूसरे महानुभाव गए, वो क्या करने गए, वो 1000 वहां से निकालने गए। तो ये भी तो मार्केट में चलन में आ गया। कागज का नोट जो चल रहा था वो भी तो चलन में है, सिक्के जो हैं वो भी तो एक तरह से चलन में है। ठीक है, तो इस तरीके से सब मुद्रा की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं। मुद्रा की आपूर्ति में सरकार और बैंक प्रणाली द्वारा रखे गए धन के स्टॉक, यानी कि मुद्रा के, यहाँ पे मुद्रा लिखना, मुद्रा के स्टॉक को शामिल नहीं किया जाता। अर्थात जैसे कुछ होता है ना कि स्टॉक में हमने शामिल रखा। सिंपल सी मैं एग्जांपल आपको बात बताऊं, आपके पिताजी मान लो 15,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं। ठीक है, मिनिमम मिडिल क्लास हम लोगों की जितनी भी होती है, हम सब जितने भी मिडिल क्लास के हैं, तो उसमें लगभग 15,000 के आसपास इनकम होती है। ठीक है, 15 से 20,000 मान लीजिए होती है। मान के चलते हैं, मान लो 30,000 होती है। ठीक है, मान लीजिए आपके पिताजी की इनकम है पर मंथ 30,000 रुपये। अब आपके पिताजी क्या करते हैं, 30,000 रुपये अपना कमाते हैं और कमा कर जब लाए तो 30 के 30,000 रुपये अपनी अर्धांगिनी साहिबा को दे दिए, मतलब अपनी आपकी माता श्री को दे दिए। आपकी माता श्री होम में, मतलब दुनिया में भारत की जो माता है ना, मनमोहन सिंह ने अपनी एक बुक में लिखा है कि भारत में जीवन में कभी मंदी नहीं आ सकती और कभी व्यापार चक्र प्रभावित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत की महिलाएं अपने आप में अर्थशास्त्री हैं, अपने आप में सबके सब। ठीक, आपकी माता जी ने क्या किया, आपके बिना पिताजी के बताए 30,000 रुपये में, ठीक है, 3,000 रुपये निकाल के अलग से चुप्पे से गोलक में रख दिए। ठीक है, 3,000 रुपये हर महीने, मतलब 36,000 रुपये साल भर का वो एक तरह से सेव करने लगी। ठीक है, ये आपको भी नहीं पता और कभी जिंदगी में नहीं बताएंगे आपकी माते, मतलब आपकी माते आपके पिताजी को भी कभी जिंदगी में नहीं बताएंगी, चाहे जितनी मोहब्बत करती हों, कि हम 36,000 रुपये मतलब वहाँ पे बचा कर रखें। और यही खूबी होती है, इसीलिए कहते हैं कि जो औरतें होती हैं, ठीक है, जो नारियाँ होती हैं, वो घर को संभालती हैं। पुरुष जो होते हैं वो घर को बिगाड़ते हैं। पुरुषों के पास क्या है, जैसे सिंपल सी बात है, मेरे पास ही है। ठीक है, मुझे अगर पता है कि मुझे 20,000 रुपये मिले हैं, ठीक, और मैं पहले ये सोच लेता हूँ किस किस को कितना कितना रुपया मुझे देना है, मतलब किस किस से पूरे महीने कर्जदारी मैंने ली है, तो उनको सबको देने के बाद अगर मुझे पता चला कि मेरे पास 8,000 रुपये बच रहा है, तो हम फिर क्या सोचते हैं, एक काम करते हैं, चश्मा बनवा लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं कि आज हम ये मंगा लेते हैं, एक काम करते हैं ना कि हम ये 7,000 का ये चीज़ खरीद लेते हैं, है ना, मतलब फालतू की नहीं, किताबें वगैरह खरीद लें। हम ये नहीं सोचते कि 20,000 में हम 2,000 रुपये बचा लें, ये कभी नहीं सोचते हैं। लेकिन हमारे जो मतलब नारी शक्ति है, नारी शक्ति में खूबी होती है, वो बचा लेगी। और ये 36,000 कहाँ खर्च करेगी, अपने लिए गहने बनवाने में बिल्कुल भी नहीं, अपने लिए साड़ी लेने में बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगी। कब के लिए रखी है, मान लो आपके पिताजी कभी बीमार हुए, मान लो आपके घर में किसी मेंबर की तबीयत खराब हुई, या मान लीजिए पिताजी के भाई की या पिताजी की बहन की किसी की तबीयत खराब हुई। ठीक है, तो उसमें जब जरूरत लगी तो आपकी माते जी अपना आकस्मिक जो धन है, आपातकाल में जो संजो कर रखा गया, वो निकाल के तुरंत आपके पिताजी के हाथों में थमा देंगे। तब आपके पिताजी बिल्कुल भाव विभोर हो जाएंगे कि अरे भगवान, आपने पैसा कहाँ से जोड़ा। तो भगवान फिर बताएंगे कि भाई साहब, आप जो हमें 30,000 देते थे, उनमें हम 3-3 रुपये रख लेते थे। और यही खूबसूरती होती है औरतों की, है ना। देखना हमेशा आपके घर में ये होता होगा, आप कितना भी मम्मी से लड़ लो, मम्मी 3 रुपये दे दो, नहीं है, मम्मी 2 रुपये दे दो, नहीं है। मेरे घर में यही हुआ, जब घर बनना था तो उसमें यही ड्रामा हुआ कि भाई ने कह दिया कि हम इतने रुपए दे देंगे, पिताजी ने कहा कि हम इतने रुपए दे देंगे, तो फिर बात है कि इतने रुपए कम पड़ रहे,
तो पिताजी कहा चलो छोड़ो, अभी घर नहीं बनवाते हैं और खामखा इतना लंबा खर्चा आ जाएगा। तब तक मेरी माते जी तुरंत बोली कि देखो एक बात बताएं आप लोगों को। तो भाई बोला बोलो। बोली देखो आप लोग इतने इतने लाख रुपए लगा दो, मैं आपको इतने लाख रुपए आपको अलग से दे दूंगी। तो सब सन्न रह गए कि ऐसा क्या बात है भाई, आपको इतना रुपया कहाँ से मिल गया। तो पता चला अच्छा हम लोगों की जेब से जितना भी पैसा बचत के रूप में आया वो सारा आप सेव करके इतना रखे हुई थी। और फिर वही है, फिर तीनों लोगों ने अपना पैसा एक जगह रखा, पूरा बजट बनाया और फिर उसके बाद जो भी कम पड़ा अपना घर सारा बनवा लिया। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं मुद्रा आपूर्ति के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से। तो आपको पता है भारत सरकार भी नोट जारी करती है। बचपन में बहुत बार आपने क्वेश्चन सुना होगा कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है ना। तो दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक भी जारी करती है, वाणिज्यिक बैंकें भी अपना चेक डिमांड इनके माध्यम से जारी करते हैं। ठीक, आरबीआई ने सोचा कि हमारे यहाँ मुद्रा को लेकर काफ़ी सारी बातें चलती हैं। ठीक है, तो 1987 के समथिंग अराउंड में वाई वी रेड्डी नाम का एक पैनल का गठन किया गया और वाई वी रेड्डी ने एक रिकमेंडेशन दी कि जितनी भी पैसे हैं उन पैसों को आरबीआई कैटेगराइज कर दे, मतलब कैटेगरी में डिवाइड कर दे। तो आरबीआई ने क्या किया, उन मुद्राओं को सरल से सरल बनाने के लिए या उनकी तरलता का अध्ययन करने के लिए, तरलता मैंने क्या बताया, मुद्रास्फीति, मतलब अगर तरलता बढ़ रही है तो कैसे पता चले, तरलता कम हो रही तो कैसा पता चले, ये सब करने के लिए आरबीआई ने टोटल रूप से 4 कैटेगरी बनाई और उन 4 कैटेगरी को मनी नाम से यानी कि M1 कर दिया, M2 कर दिया, M3 कर दिया, M4 कर दिया। जैसे आपके फोन लिस्ट में एक ही सज्जन या एक ही महानुभाव के नाम होंगे तो आप 2 तरीके अपना सकते हैं, या तो उनकी किसी आदत को देखकर उनका नाम लिख दें और या तो फिर आप उस पर 1 2 3 करके नंबर डाल दें। ठीक है, जैसे मुझे याद है मेरे घर में मेरा भाई है तो वो सबके नाम ऐसे डालता है, ओए ओए, है ना। जैसे कुछ लोग उसको गाली दे के बुलाते हैं, जैसे अबे कह के बुलाते हैं तो अबे डाल दिया उसने, अबे ओए, है ना, ऐसे ऐसे करके वर्ड वो डाल देता है। कुछ ने जैसे मान लो उसको पागल कहा तो उसने लिख दिया पागल है, और उसकी मतलब जब हम लोग को गुस्सा होती है तो हम लोग उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पढ़ लेते हैं फिर हंस हंस के फूल जाते हैं। तो वही चीज़ होता है। ठीक है, जैसे मेरे में भी कई सारे लोगों के नाम ऐसे ही हैं कि मतलब ओए ओए, है ना, फलाने ये फलाने वो। ठीक है, तो इसमें भी यही चीज़ है। तो क्या है कि इन्होंने 4 टाइप बांटे। भारतीय रिजर्व बैंक ने M1, M2, M3, M4 ये सब मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपाय हैं। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन यही पूछा है कि इनको तरलता के बढ़ते क्रम में लगाइए। तरलता देखो, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है बढ़ता क्रम और घटता क्रम। ठीक है, इनको मैं लिख लो यहीं पे कहीं पे, काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, बढ़ता क्रम घटता क्रम। बढ़ता का मतलब होता है छोटे से बड़ा। ठीक है, मतलब सबसे छोटा और फिर सबसे बड़ा, ये होता है बढ़ता क्रम। घटता क्रम का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। ठीक है, मतलब घटता हो गया आपका अवरोही। अवरोही का मतलब होता है बड़ा और फिर सबसे छोटा, मतलब पहले बड़ा आएगा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और बढ़ते क्रम में क्या आएगा कि पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होते हैं। आप इनको चाहे बढ़ता क्रम लिख दो, चाहे आरोही क्रम लिख दो, चाहे घटता क्रम लिख दो, चाहे अवरोही क्रम लिख दो, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि सबके सब क्वेश्चन आपसे जब पूछते हैं तो गलत हो ही जाते हैं और कई जगह पे क्वेश्चन आता है। जैसे एक बार यूपीएससी ने एनवायरनमेंट में एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किन किन की उत्पादकता का बढ़ता क्रम क्या है। अभी एक देवी जी ने हमसे कुछ दिन पहले ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, तो उसी में मुझे फिर बताना पड़ा था कि बढ़ता क्रम का मतलब क्या होता है, घटता क्रम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। M1 जो होता है वो पैसे की आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल होने के कारण सबसे तरल संपत्ति माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया तरल का मतलब क्या हुआ, जिसको आसानी से बदला जा सके। मतलब आप 10 का नोट लेकर गए और आप दुकानदार के पास गए, उससे बोले कि भाई साहब 10 गोलगप्पे खिलाओगे, तो गोलगप्पे खा लिए। बच्चे कहेंगे सर खिला देते तो मजा आ जाती, मतलब जीभ में पानी आ गया और आप खिला ही नहीं रहे हो। तो होता है इकोनॉमी में यही दिक्कत होती है कि पैसा भी आपको हम खूब दिखा देते हैं कि 3 करोड़ 4 करोड़, लेकिन पता चलता है कि यार जेब में तो अभी 3 रुपए भी नहीं है। तो इकोनॉमी में थोड़ा सा अतिशयोक्ति अलंकार आ जाता है ना, और थोड़ा सा कपोल कल्पना में भी जीना पड़ता है। अपने आप को हर्षद मेहता मानना पड़ता है कि हाँ हम हर्षद मेहता हो गए हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए।
तो सबसे तरल संपत्ति इसे माना जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए फिर दूसरी बात आती है क्या, M1 के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो M1 के अंतर्गत आता है C प्लस DD प्लस OD, मतलब C का मतलब कैश, यानी कि जनता के द्वारा धारण की गई मुद्रा, मतलब जनता के पास जो पैसा है उसको बोलते हैं C। DD का मतलब बैंकों में डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रूप में। मान लीजिए आप गए बैंकों में जो आपने पैसा जमा किया। OD RBI में अन्य डिपॉजिट जैसे CRR वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। जनता का जो पैसा है जनता ने तुरंत यूज कर लिया। जनता का पैसा अगर बैंक में जमा, जनता ने बैंक से पैसा लिया और फिर उसको खर्च कर लिया। आरबीआई के पास कोई डिपॉजिट पड़ा है सीआरआर के रूप में, गारंटी के रूप में, तो आरबीआई पहले उसे भी ऊपर नीचे कर सकती है। इसीलिए देखना आरबीआई हमेशा सबसे पहले क्या करती है, अगर महंगाई बढ़ रही होती है तो सीआरआर पे ध्यान देती है, उसको कम ज्यादा करती है, क्योंकि उसको पता है कि ये सबसे ज्यादा तरल चीज है, इसका मार्केट में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते कि M1 में क्या क्या शामिल है तो आप बता देना साहब कैश शामिल है, डीडी शामिल है और ओडी शामिल है, मतलब अदर डिपॉजिट जो कि आरबीआई के हैं। दूसरी खास बात क्या है कि इसकी तरलता M0 से अधिक है, मतलब M0 की जो तरलता है उससे अधिक है। अभी आपको M0 भी बताएंगे M0 क्या होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको बस यहाँ समझना है। चालू खाता जमा डिमांड डिपॉजिट में शामिल है, जबकि बचत खाते में जमा राशि को डीडी में शामिल नहीं किया जाता। मतलब चालू खाता जो होता है वहां पे जमा जो राशि है उसको डिमांड डिपॉजिट में शामिल किया जाता है, जबकि बचत खाते में जो जमा राशि है उसको डीडी में शामिल नहीं किया जाता। सिंपल सी बात है, जो हम डिमांड डिपॉजिट बनवाते हैं, ठीक है, उसका चालू खाते से उतना संबंध नहीं है जितना कि उसका जो कि हम चालू खाता में डिमांड डिपॉजिट बनवाते हैं वो उसमें शामिल होता है, जबकि सेविंग अकाउंट में डिमांड डिपॉजिट को हम बचत खाते के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है आरबीआई में विदेश से वर्ल्ड बैंक से आईएमएफ शामिल है, मतलब आरबीआई के अंतर्गत जो प्रतिभूतियां रखी जाएंगी ना उसमें विदेश से हो, वर्ल्ड बैंक से हो, आईएमएफ से हो, वो सारा पैसा वहां पे हम शामिल करके रखते हैं। ठीक है, M1 जो है सबसे तरल है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, M0 से तरल है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि M1 सबसे ज्यादा तरल है तो M2 क्या होगा, उससे कम होगा। M3 क्या होगा, उससे कम होगा। M4 क्या होगा, उससे कम होगा। M5 क्या होगा, उससे कम होगा। अर्थात अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा जटिल कौन होगी तो 5 होगी, सबसे ज्यादा सरल कौन होगी, M1 होगी। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन में दे दे एरो करके, और एक बात होता है ये ढक्कन जिस ओर खुला होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, ये ढक्कन जिस ओर खुला होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है, और जिस ओर ये ढक्कन सबसे छोटा होता है, जैसे मान लो ढक्कन में कहूँ 8 7, तो ये बिल्कुल सही है कि 8 बड़ा है 7 छोटा है। बचपन में आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पे इस सिंबल का उपयोग जरूर होता है, और कई बार MCQ बनाते वक्त मैं भी बहुत यूज करता हूँ। ठीक है, दूसरा आता है M2। M2 में क्या है, बिल्कुल सिंपल, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग। M1 मैंने अभी आपको पढ़ाया C प्लस DD प्लस OD, और इसमें अब क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस की सेविंग। तो मतलब क्या है कि पोस्ट ऑफिस की सेविंग वही RD जो मैं बोलता था कि वो देवी जी हमारे पास आई हैं 10,000 रुपये का लोन लेने, तो 8,000 रुपये की उन्होंने अपनी RD हमारे पास रख दी, तो वो क्या होता, तुरंत तो कैश नहीं हो जाता ना, समय लगता है, तो उसको बोलते हैं M2 बोलते हैं। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर हुई। फिर आता है M3। M3 में क्या होता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। यहाँ कंफ्यूज मत होना, आपको लगने लगेगा शायद M2 प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है सावधि जमा। सावधि जमा का मतलब होता है कि हमने 7 से 8 वर्ष के लिए अपना पैसा किसी जगह पे रिजर्व कर दिया है, तो दैट्स कॉल्ड सावधि जमा या समय डिपॉजिट। ठीक है, M4 क्या होता है, M4 होता है M3 प्लस डाकघर की जमाएं, जो पोस्ट ऑफिस की, वहां पे हमने M2 क्या पढ़ा था, M1 प्लस डाकघर की जमाएं। ठीक है, डाकघर या पोस्ट ऑफिस एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना कि आप ये सोचें सर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग लिख दियो, यहाँ पे डाकघर की जमाएं लिख दियो, एक ही चीज है, क्योंकि आपका नोट्स इंग्लिश को ट्रांसलेट करके हिंदी में बनता है तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आपको आ जाती होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं M0 क्या होता है। M0 सामान्य तौर पे वो मुद्रा होती है जो केवल आरबीआई के पास होती है। M1 जो होती है वो जनता प्लस डीडी के पास। अब समझ सकते हो आरबीआई की मुद्रा को आरबीआई के पास है ना, हम डायरेक्ट उसको मार्केट में थोड़ा ना ला पाते हैं, हम किसको काउंट करते हैं, जो सबसे ज्यादा तरल होती है, जनता के पास जो है। भाई आपके हाथ में रुपया है तभी तो आप किसी को
मार्केट घुमा सकते हो, है ना, कोई गिफ्ट दे सकते हो। रुपया नहीं है जेब में तो आप ये थोड़ा ना कहोगे अरे RBI से बात चल रही है, देखो आएगा पैसा, है ना, ऐसा नहीं होगा। M2 इजिकल टू M1 प्लस डाकघर, M3 इजिकल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, M4 इजिकल टू M3 प्लस डाकघर। मतलब अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा तरल के हिसाब से तो ये ऐसा एरो बनेगा, मतलब M4 जो है वो कम तरल है, M3 अधिक है, M3 कम है, M2 अलग है, M2 कम है, M1 अधिक है, और M1 के बाद क्या सबसे तरल है आपका, सॉरी M0 तरल नहीं है, मतलब M1 आपकी तरल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दे तो ये आप हटा देना चाहे या फिर मिक्स ऐसे ही रहने देना कि सबसे ज़्यादा तरल कौन हुई, सबसे ज़्यादा तरल हुई M3, सबसे ज़्यादा तरल हुई M2, सबसे ज़्यादा तरल हुई M1, ठीक। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखना है, ये M0 इसमें शामिल नहीं है। तरलता, M0 को क्या कहते हैं, रिजर्व मनी, मतलब आरक्षित मनी जो RBI के पास होती है, ठीक। अब वो आरक्षित है मतलब रखी गई है, अभी उसको हमने यूज नहीं किया है, तो आप समझ सकते हो तरल नहीं हुई, ठीक। M1 M2 क्या हुआ, नैरो मनी, M1 M2 को कहते हैं नैरो मनी, ठीक है। नैरो मनी का मतलब क्या होता है कि ये काफ़ी मतलब वैसी मनी होती है इसका उपयोग हम तुरंत कर सकते हैं सेक्टर स्पेसिफिक में, ठीक है। बस पोस्ट ऑफिस की जमा ही तो एक्स्ट्रा उसमें हो जाती है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हुई। M3 M4 क्या हुआ, ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी का मतलब बड़े स्तर पे जब लेन देन की बात आती है, सरकार जब बड़े स्तर पे कोई चीज करती है तो उसको हम कहते हैं ब्रॉड मनी, यानी कि इसका तुरंत कैश में चेंजेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। RBI M3 के नियमों का पालन करती है, ये सब NCERT बुक से है, जो आपकी नई NCERT है ना उसमें आपको दिया है, ठीक। रिजर्व मनी क्या होती है, रिजर्व मनी इसे हाई पावर्ड मनी कहते हैं, वही M0 जो मैंने आपको बोला हाई पावर्ड मनी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये मौद्रिक आधार मनी आदि के रूप में इसे जाना जाता है। M0 मतलब सर्कुलेशन में मुद्रा, मतलब सर्कुलेशन का मतलब जो मार्केट में RBI ने दे रखी है, बैंकर्स डिपॉजिट में करेंसी, बैंक के डिपॉजिट में जो सिक्के हैं, और RBI के साथ साथ जो अन्य डिपॉजिट हैं वो सब के सब इसमें शामिल है। अब एक बात बता, इसमें जनता के बारे में नहीं शामिल है, जबकि पैसे का यूज कौन करता है, जनता, इसीलिए सबसे ज़्यादा तरल नहीं है, ठीक है। बाजार में एक निश्चित समय पर कितनी मुद्रा है इस चीज को अभिव्यक्त करता है, सबसे तरल क्योंकि जनता के द्वारा खर्च करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको नहीं, यहाँ पे M1 आएगा, ठीक है। M1 सबसे तरल होती है क्योंकि जनता के द्वारा खर्च करने के लिए इसे रखा जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब आता है लास्ट ही हमारा आर्टिकल है मनी मल्टीपेयर के बारे में। मनी मल्टीपेयर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल से मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, और वैसे समझाने की तो जरूरत है नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, वो अपनी भाषा में समझाया नहीं था आपको कि मैं यहाँ से इतने का खरीदता था सामान, फिर दूसरी जगह बेच देता था, फिर उससे लेता था, फिर दूसरी जगह, और 7 से 14 दिन में मैं अपने पास 10 लाख रुपए इकट्ठा ऐसे ही रख लेता था, है ना, आपको पढ़ाया था। तो ये सेम टू सेम वही चीज़ है, इसको उसी हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो पहले आप बिल्कुल सिंपल रूप से इसको समझो, ठीक है, और फिर हम इस पे पूरा डिटेल से पूरा एनालिसिस करेंगे, और डिटेल से एनालिसिस क्या करेंगे, आपका आराम से क्वेश्चन हो ही जाएगा, ठीक है। यूपीएससी ने अभी हाल ही में इस पे क्वेश्चन पूछा था 2019 में, और तब तक हमारा नोट्स बन चुका था क्योंकि हमारा 2016 का नोट्स है, ठीक है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मान लो आपने कोई एक बैंक खोली, ठीक है, 1000 रुपये से, RBI ने आपसे कहा कि इसका 20% आपको हमें CRR देना पड़ेगा, ठीक है। आपने इसका 20% CRR दिया तो 20% 1000 का कितना हुआ, 200 रुपये हुआ, ठीक है। 200 रुपये आपका क्या चला गया, CRR, ध्यान देना, ठीक। अब 200 रुपये जिसके पास गया दूसरी बैंक के पास, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना, ये 200 रुपये कहाँ गया, CRR के पास, आपके पास कितना बचा, 800 रुपये, ठीक। 800 रुपये कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने आपसे ले लिया, उसका मन हुआ कि हम भी एक बैंक खोलें, तो उसने क्या किया, इस 800 रुपये में फिर 20% दिया, तो 20% उसने जब 800 में दिया तो उसको कितने देने पड़े, 160 रुपये, तो 160 उसने दे दिया। अब उसके पास कितने बचे, 160 देने के बाद उसके पास बचे जाके यहाँ पे आपके 640 रुपये, ध्यान से सुनना, 640 इसके पास बचे, तो 640 वाले ने सोचा हम भी एक बैंक खोल लें, तो 640 वाले को 20% कितना देना पड़ा, 128, ठीक है, 128 यहाँ पे आ गए, ठीक। अब यहाँ पे मुझे ईमानदारी से बताना, 1000 रुपये पहले वाले के पास थे, 800 ये हो गया 1800, और 640 ये हो गए 1018, मतलब 8 1800, 18 और 6 24, 2440 रुपये क्या हो गया, मार्केट में रुपए का सर्कुलेशन हो गया। लेकिन हमें CRR कितना देना पड़ा, टोटल इसमें 8, ठीक है, 6 2 8
और 2 2 4, मतलब 488 रुपए CRR देना पड़ा। अर्थात मैं अगर आपसे ये कहूं कि CRR जब कम होगा तो मनी जो होगी मल्टीप्लायर की वो अधिक होगी। अर्थात मनी मल्टीप्लायर के अंतर्गत जब पैसा अधिक होगा तो CRR क्या होगा, कम होगा। समझ गए? कितनी भी हम कोशिश करें, कितना भी आगे बढ़ जाएं, तो इस पे बस यही फार्मूला यूपीएससी ने पूछा था कि मनी मल्टीप्लायर जब बढ़ाया जाता है तो CRR पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप बता सकते हैं कि CRR साहब कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है ऐसे ही। यहाँ पे कितनी मुद्रा है, मनी मल्टीप्लायर, मान लो 1000 रुपये जमा किया, 20% डिपॉजिट चला गया। 800 रुपये SBI ने उधार दिए, उसमें भी आपका 20% चला गया। ठीक है, फिर क्या किया कि आपने 640 रुपये HDFC को दे दिया, उसमें भी 20% चला गया, 512 आपके पास बचा। ठीक है, तो टोटल अगर हमने माना तो 5000 रुपये इनका काउंट होके आता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया ना कि 2440 हुआ। ठीक है, फिर 512 मतलब आ गया, तो इस हिसाब से हमारे पास मान लो 5000 बचा और CRR हमारा 1000 बचा। ठीक, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो 1000 का नोट है अगर उसको हम 5 गुना कीमत अदा करते हैं, ठीक है, तो CRR पे क्या प्रभाव पड़ता है, CRR 1 गुना रह जाता है। अर्थात ये धन के सर्कुलेशन को बताता है कि इतने लोगों में धन है, तो इसका सर्कुलेशन ये बता रहा है। मतलब कि जो मनी मल्टीप्लायर है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, या CRR जो है वो मनी मल्टीप्लायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/CRR होता है। तो ये ऐसे लिखा है M1, ये सिंबल है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मैथ में आता है फार्मूला। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 1/CRR। इतना ही याद रखना है। अरे सिंपल सी बात है प्रभु मेरे, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था ना पहले, जब CRR SLR ये सब पढ़ा रहा था तो उसमें क्या बोल रहा था, CRR बढ़ाएंगे ये घटेगा, है ना। तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। लास्ट यहाँ पे क्या अवस्था है, मतलब CRR कम तो मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा, CRR मनी मल्टीप्लायर कम तो CRR ज़्यादा। ठीक है, बैड मनी, कटे फटे नोटों का भी ये वाली कहानी बताई थी, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैड मनी। ठीक है, गुड मनी, नए नोट करेंसी वाले, इस पे मेरा भाई बड़ा वैसा है, मतलब उसको अगर एक गड्डी कोई नए नोट की मिल जाए ना 500 की तो नहीं खर्च करेगा, बोला ना ना इसको नहीं खर्च करना है। और एक बार हुआ क्या, यही सब ड्रामा होते होते पिताजी को पता ही नहीं चला, हर एक कस्टमर नई नई गड्डी देता गया, क्योंकि शादी ब्याह का समय समारोह था तो नई नई गड्डी दे जाते थे। भाई ने क्या किया, वो सारा पैसा एक पन्नी में झोले में अलग करके रखने लगा, और वो पैसा हो गया लगभग 4 से 5 लाख। पिताजी को समझ में आया कि घाटा हो रहा लगता है हमारे बिजनेस में। तो पिताजी ने भाई से कहा कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा 4 से 5 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, क्योंकि टर्नओवर में उतनी रकम गायब हो चुकी थी। भाई ने कहा जानते हो जो नए नए नोट आ रहे हैं वो मैंने सब अलग करके रखते रहो। पिताजी कहते रहे प्रभु क्यों इनको रखे हो, कभी भी तुम्हें चाहिए होगा RBI से मिल जाएगा, बैंकों से मिल जाएगा। तो उसका एक शौक होता है ना कि ये नहीं खर्च करने गड्डी के नोट। ठीक है, आप लोगों का भी रहा होगा, मेरा भी रहा है कई बार। जैसे मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ मेरे 6 नोट 10-10 के आज भी संभाल के रखे हुई है। वो मुझे कहीं शादी में लूटे थे, वो मिले थे मुझे, तो वो खड़े खड़े थे, मैंने उनसे बोला था इनको संभाल के रखो, कभी खर्च मत करना। तो हमेशा मुझसे पूछती रहती वो 6 नोट तुम्हारे वापस कर दें। मैंने कहा अभी नहीं करना है, मतलब जैसे बहुत बड़ी कोई रकम है 6 करोड़ रुपए की, वो है 60 रुपये सिर्फ, लेकिन वो है ना कि इतने पुराने नोट हैं खड़े खड़े, वो संभाल के रखी हुई हैं। ग्रेसम कला, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देती है। मतलब पुराने कटे पटे नोट आप देखते होंगे जब आते होंगे तो लोग अच्छे अच्छे नोट अपने घरों में सहेज करके रखने लगते हैं। ठीक है, तो ये उसी चीज से संबंधित है। जे वक्र का संबंध होता है मुद्रा के अवमूल्यन से। ठीक है, देखो अवमूल्यन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। जब आपको मैं मुद्रास्फीति पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे अवमूल्यन और अधिमूल्यन दोनों पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये निर्यात और आयात से संबंधित व्यवस्था होती है। अभी बस एक लाइन में ये समझा दूं कि मान लो जैसे डॉलर 70 रुपए है, ठीक है, इस समय मतलब 1 रुपए के बराबर क्या है 70 रुपए हैं डॉलर के। ठीक, तो अभी ये इतना है, कल को सरकार क्या करती है अपना रुपया जो है इसको गिरा देती है, मतलब फिर क्या हो जाता है डॉलर की कीमत हाई हो जाती है, अर्थात 80 रुपए बराबर हो जाता है, 1 रुपए बराबर हो जाता है, जो 80 रुपए 1 डॉलर बराबर हो जाता है 80 रुपए के। ठीक है, तो इससे सरकार को बहुत फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन को लगता है यार हमारी रुपए काफी ज्यादा है, तो वो इंडिया से ज्यादा माल इंपोर्ट करने लगते हैं,
खरीदने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हम अपना $1 भेजेंगे और इंडिया में कोई चीज़ ₹1 की एक मिलती है तो हमें 80 वस्तुएं मिल जाएंगी। और अगर हमने पहले $1 भेजा तो पहले अगर इंडिया में ₹1 की एक चीज़ कोई मिलती तो 63 या 70 ऐसी मिलेंगी। तो अब क्या होगा, वस्तुएं इनको ज़्यादा मिलेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार कई बार मुद्रा का अवमूल्यन भी करती है, जिसके हम जे वक्र के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है ना यूपीएससी में कि फिलिप वक्र का संबंध किससे है, ठीक है, लॉरेंज वक्र का संबंध किससे, सब पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही याद रखना होता है कि हाँ इनका संबंध किस किस से है, ठीक। तो आप बता देना कि इसका संबंध मुद्रा के अवमूल्यन से। उम्मीद है आपको क्लास आज समझ में आ गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इसमें, खासतौर पे मनी का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे M1, M2, M3, M4 को क्रम लगाने को पूछ लेगा तो आप बता देना साहब M1 सबसे ज़्यादा, M1 M2 उससे कम, M3 उससे कम, M4 उससे कम, M5 उससे कम, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट और घटनाओं के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।